बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज मैं शदीद तंग हूं। तंग किस बात से हूं? डिवाइसेस से, गैजेट्स से। और उसके पीछे एक बड़ा बेसिक रीज़न है। इन डिवाइसेस और गैजेट्स का अगर हम पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से बेनिफिट्स क्रिएट हो सकते हैं। हमने बड़ी दफ़ा मॉर्निंग एट होम के अंदर ही शोज़ किए हैं जहाँ पे हमने बात की है कि भाई एंटरप्रेन्योर्स और यंग लोग जो हैं वो अपना करियर बना सकते हैं जस्ट थ्रू सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, फेसबुक पे पेज बनाया, साथ में अपनी वेबसाइट को लिंक कर दिया और आप अच्छी भली एक बिज़नेस घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ये इसका बेनिफिट है। आजकल बहुत सी ऐसी डिवाइसेस और ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिनके थ्रू बच्चे बाकायदा अपने होमवर्क में हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च में हेल्प ले सकते हैं। बेनिफिट्स जो हैं ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन इन्हीं चीज़ों के अंदर फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, जो मसाइल भी बहुत खड़े करती हैं। देखें, हम सब सोशल मीडिया किसी ना किसी तरीके से यूज़ करते हैं। किसी का इंस्टाग्राम पेज है, किसी का फेसबुक है, कोई थ्रेड्स यूज़ कर रहा है, कोई ट्विटर जिसको अब एक्स बुलाते हैं लोग, उसको इस्तेमाल किया जाता है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, बहुत से डिफरेंट ऐप्स हैं जिनको लोगों ने अपने फ़ोन्स में डाउनलोड किया हुआ है और उनके थ्रू वो लोगों के साथ इन टच रहते हैं। लिंक्डइन है जिसके थ्रू आप बेसिकली बिज़नेस और काम से रिलेटेड लोगों के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं जो आपसे रिलेटेड, आपसे वाबस्ता काम कर रहे होते हैं। सो द बेनिफिट्स आर देयर। लेकिन सोशल मीडिया इनिशियली क्रिएट क्यों किया गया था? सोशल नेटवर्किंग के लिए, यानी कि लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों तो एक दूसरे से रब्ता कर सकें और एक दूसरे के साथ इन टच रह सकें और फ़ोन करना या मैसेज करना ज़रूरी ना रहे। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेट, लोग इन टच रहते हैं। उस वक्त उस यूनिवर्सिटी का एक नेटवर्क क्रिएट किया गया था फेसबुक, और फिर वो एक बड़ी चीज़ बनी और वो फैल गई और सारा कुछ बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़े मसाइल क्रिएट करती है और जो एक्चुअली जानलेवा भी साबित हुई है ओवर द ईयर्स। मैं बात कर रही हूँ सेल्फ़ीज़ की। आई नो कि सेल्फ़ीज़ के लोग बहुत फ़ैन हैं और हर बंदा सेल्फ़ीज़ खींचना इन्जॉय करता है। जब इनिशियली मैं इंडस्ट्री के अंदर आई तो उस वक्त फ़ोटोग्राफ खींची जाती थी नॉर्मल कैमरा के साथ, एंड ऑफ कोर्स मतलब आप ऑटोग्राफ दे देते थे लोगों को उनकी ऑटोग्राफ बुक में। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल चीज़ों को पसंद करते हैं, उनके बच्चे जो हैं वो ऑटोग्राफ लेने के लिए ही आते हैं। लेकिन अब पीपल वांट प्रूफ कि हाँ, हम फ़लाँ बंदे से मिले थे, या हम ऐसी जगह पे गए थे, या हमने वो किया था, या जनरली बस अपनी सेल्फ़ी लगाना इंसान को बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश ये होती है कि ग्लैमरस से ग्लैमरस, या डेंजरस से डेंजरस, या इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग, या डिफरेंट से डिफरेंट किस्म की सेल्फ़ी हो। अब चाहे वो पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर कोई सेल्फ़ी खींच रहा है, या रेलवे लाइन के ऊपर खड़े होकर पीछे से ट्रेन आ रही है और बंदा सेल्फ़ी खींचने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आप ये देखें, जो हमने आपके साथ अभी इमेज शेयर की है, तो आप ये देखें, लिटरली आप पहाड़ की एज पे बैठ के एक तस्वीर खींच रहे हैं, आप सेल्फी खींच रहे हैं, कोई और दूसरे कोने से बैठ के आपकी तस्वीर खींच रहा है। ये तो चले बैठ के उन्होंने खींची है। अब ये देखें, पीछे से ट्रेन आ रही है और लोगों ने अपनी तस्वीर खिंचवा ली है। अब यही तस्वीर अगर आप सेल्फी में कन्वर्ट कर लें तो पीछे से ट्रेन आ रही है और कोई बंदा इस तरह अपनी सेल्फी खींच रहा है और पीछे से ट्रेन नज़र आ रही है। ओ भाई, अगर आपका पाँव अड़ गया, कोई मसला हो गया, तो वो ट्रेन तो आपको कुचलती हुई गुजर जाएगी। लोगों को सेल्फीज़ से इतना इश्क है और इतना शौक़ है सेल्फीज़ का कि एक्चुअली अगर आपकी जान जो है वो चली जाए तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सेल्फ़ी देखें, मुझे इस सेल्फ़ी को देख के खौफ आ रहा है कि ये सारे के सारे उस तरह एज पे लेट के खींच रहे हैं। कोई भी उठते हुए किसी का पाँव स्लिप हो जाए, खुदा न खास्ता, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। अच्छा, गाड़ी चलाई जा रही है और स्ट्रीक्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं, ऐड की जा रही है, पता नहीं स्ट्रीक्स क्या होती हैं, शुक्र है मैं अभी तक इसमें तो नहीं पड़ी। अब मसला ये है कि गाड़ी चलाने पे आपका फोकस है या अपनी वो एक सेल्फी टाइप वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है? कोई मौका, कोई ओकेजन हो, मुझे हैरत होती है कि लोगों को सेल्फीज़ की कितनी ऑब्सेशन है। पिछले दिनों मैं हॉस्पिटल में थी, हमारे जानने वालों के फादर की तबीयत ख़राब थी, तो मेरा रेगुलर हॉस्पिटल जाना हो रहा था, ऑलमोस्ट एवरी डे मेरा चक्कर लग रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, एज ए ह्यूमन बीइंग, देखिए सेलिब्रिटी मैं बाद में हूँ या मीडिया पर्सन मैं बाद में हूँ, सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, और एक इंसान होने के नाते अगर मैं किसी दुख या किसी तकलीफ़ या किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हूँ तो उस वक्त मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं है कि मैं सेल्फियाँ खिंचवाऊँ या फ़ोटो सेशन करूँ।
तो व्यूअर्स, इतना क्या सेल्फी से मोहब्बत, इतना क्या सेल्फी से प्यार कि हमारे अंदर बेसिक ह्यूमन एलिमेंट्स ख़त्म हो गई हैं। मैंने लोगों को व्यूअर्स जनाजे पे बैठे हुए डेड बॉडी के साथ बाकायदा सेल्फी खींचते हुए देखा है, एंड आई एम शॉक्ड। लोग बीमार होते हैं, अगर वो कोई नॉन पर्सनैलिटी हो तो हर बंदा कहता है कि भाई हम उनको जाके मिल भी लें और सेल्फी भी खींच लें। और अगर आपको याद हो तो इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पुशबैक भी आया था, क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज़ एक और ऐसी पर्सनैलिटी के पास मिलने के लिए गए जो बहुत बीमार थे, होश में भी नहीं थे, और उनके साथ बैठ बैठ के सेल्फियाँ खींच के उसको सोशल मीडिया पे लगा के ये दिखाने की कोशिश की कि हम कितने अच्छे इंसान हैं। व्यूअर्स, ये क्या तरीका है? कोई तो रूल्स, कोई तो रेगुलेशंस, कोई तो ज़िंदगी जीने का ऐसा अंदाज़ होना चाहिए जो इतना नेगेटिव ना हो या जिससे किसी और की इमोशनल हेल्थ ना डैमेज हो। सो व्यूअर्स, सेल्फी ज़रूर खींचे, लेकिन ऐसी इन्वायरमेंट में खींचे जो आपके लिए डेंजरस नहीं है या किसी और के लिए डेंजरस नहीं हो सकती। बाइक के ऊपर वन व्हीलिंग करते हुए वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। भाई, ये कहाँ की अक्ल है? पिछले दिनों हम जहाँ पे रहते हैं उसी एरिया के अंदर कोई बच्चा उस रोड के ऊपर, खुली रोड थी, रात के कोई 1-2 बजे इसी तरह ना वन व्हीलिंग करते हुए अपनी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। उस रोड पे लाइट ज़्यादा हैं और वो बच्चा गिराए, उसने अपनी दोनों टांगें तोड़ ली और उसने अपनी कोई 3 रिब्स के 4 रिब्स जो हैं उनको फ्रैक्चर कर लिया। उसका पूरा मुंह एक साइड से जो है वो ज़मीन पे घसीटा गया। व्यूअर्स, क्या सेल्फी इतनी इंपॉर्टेंट है? मैं खुद मीडिया में काम करती हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं सेल्फी खींचने में, कहती हूँ मैं सेल्फी कभी खींची नहीं, सीखी ही नहीं। सच्ची बात है, मेरी जब भी आप कभी सेल्फी देखें उसमें अजीबो-गरीब भी मेरी कोई शक्ल बनी होती है, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट और फोकस ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर। एक दफ़ा बाहर के मुल्क में इसी किस्म का मैंने वाक़या पढ़ा कि मतलब ये एक कपल जो हैं, उन्होंने सोचा कि भाई अब उनकी एनिवर्सरी है तो वो बड़ी कोई मज़े की एक वीडियो टाइप, रील टाइप चीज़ बनाना चाहते हैं। निकल गए बोट के अंदर, उस वक्त हालात जो हैं वो मतलब पानी के ठीक नहीं थे, वेदर बड़ा ख़राब था। खैर, सेल्फी बनाते बनाते, वो सेल्फी वीडियो टाइप बनाते बनाते लड़का और लड़की दोनों पानी में गिर गए। लड़का मिल गया, लड़की आज तक नहीं मिली। मर्डर केस, ये वो, 1000 और मामलात खुले। कनाडा में कहीं हुआ था वाकया। अब बात ये कि व्यूअर्स, थिंक अबाउट इट, इज इट वर्थ इट? और बच्चों को हम क्या समझाएं? घर के बड़े जब ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो मतलब आप घर के बच्चों को क्या कह सकते हैं? देखिए, एक होता है फियरलेस होना और एक होता है बेवकूफ़ होना। मतलब बेवकूफ़ियाँ इस लेवल की कि आप इतना रिस्की काम करते हैं। मतलब मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। देखिए, मतलब आप अगर देखें कि मतलब पहाड़ पे चढ़ के, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर लोगों ने बनाई है, ऊंची बिल्डिंग्स पे जाके सेल्फियाँ खींचते हैं। अच्छा, कभी कभी तो ऐसे भी देखा है कि कोई न्यूज़ का कोई मतलब कोई ऐसा इवेंट चल रहा है और लोग जो हैं बिल्कुल क्राउड के बीच में, लड़ाइयाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, मार कुटाई हो रही है और लोग इस तरह करके सेल्फियाँ खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, अल्लाह माफ़ी दे, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग एक्सीडेंट के पास खड़े होकर सेल्फी खींच रहे होते हैं या वीडियोज़ बना रहे होते हैं। फॉर गॉड सेक, अच्छा काम भी कोई कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई किसी के काम आ रहे होते हैं, किसी को 5 रुपये या 10 रुपये भी पकड़ा रहे होते हैं तो अब तो उसकी भी तस्वीरें खींच रहे होते हैं। मैंने तो ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे हैं कि किसी को ऐसे 500 रुपये पकड़ा के एक सेल्फी खींची गई है। कि मतलब हमें तो हमेशा ये सिखाया गया कि भाई एक हाथ से तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए। तो ये तो एक इतना नेगेटिव और इतना गलत अमल है कि व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब ऐसी चीज़ें ना करें जिनको देख के आप एक्साइटेड होते हैं और सोचते हैं कि मैं वायरल हो जाऊंगा, और वायरल होने के बजाय आप अपनी जान ही हाथों से गंवा दें। प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के, और स्पेशली ड्राइविंग करते हुए, बाइक चलाते हुए या साइकिल चलाते हुए या रोड के ऊपर इस किस्म की चीज़ें मत किया करें। आइए अपनी शेफ़ से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले 042992000648 हमारा फ़ोन नंबर है, एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी पिक्चर्स या कोई ऐसी इमेजेस हैं जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिनको देख के आप बड़े परेशान हुए, तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। शेफ़ कोमल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अपसेट हूँ। दिस सेल्फी ऑब्सेशन रियली बॉदर्स मी। मैंने आपको भी देखा कि सोशल मीडिया पे आप काम से रिलेटेड या व्हाटएवर तस्वीरें लगाते हो, आप पॉइंटलेस चीज़ों में नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करते। मुझे भी जैसे आपने कहा सेल्फी, मैं भी वही पर्सन हूँ, कैमरे से पिक्चर उतरवा ली, सेल्फी। लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसा मोमेंट होता है, फैमिली मोमेंट होता है, बंदा सेल्फी। लेकिन जिस तरह आप दिखा रही थी, ये तो बहुत क्रेजी है और नहीं इंसान को अपनी ज़िंदगी से प्यारी। तो लोगों की शादियाँ हो रही होती हैं और लोग ऊपर चढ़ चढ़ के दुल्हन और दूल्हे के साथ सेल्फियाँ खींच रहे होते हैं।
ओ भाई वो शादी के कपड़ों में वैसे ही वो तंग बैठे हुए ऐसे ही हैं, हैं। आगे से उनको और तंग करना, खींचा तानी पब्लिक सेटिंग्स के अंदर, चलो 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 सेल्फी खींचनी, सेल्फी खींचिए, वहाँ से ट्रैफिक आ रही है, उधर से आपके बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, आपको होश ही नहीं है, बस ये कि सेल्फी खिंच जाए हमारी। क्या हो जाएगा वो सेल्फी से? नहीं, उसके बाद वो सेल्फी अपलोड हुई, ओए होए, फिर तो अगला अजाब शुरू। हर 3 सेकंड के बाद चेक करना कितने कितने लाइक्स आए views हैं, कितने लोगों ने देखे, इन साइट को चेक करो। ओ भाई ये आपको हौसला। मेंटली डिस्टर्ब करता है। अच्छा, हमारी टीम के ही कुछ लोग ना शर्मिंदा हो रहे हैं और मैं देख रही हूँ। भाई माय पॉइंट इज आई अंडरस्टैंड कि एक एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे तो आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर्स ने एक्चुअली थोड़ा सा ये मामला ख़राब किया, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, क्योंकि वो पैसे भी कमाते हैं अपनी जब मतलब प्रोडक्ट्स और लोग ब्रांड्स वगैरह भी उनको अप्रोच करती हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर हों ताकि हमें पोस्ट लगाने के पैसे ज़्यादा मिलें। लेकिन हर बंदा तो इन्फ्लुएंसर नहीं है ऐसे ही है। एंड इन्फ्लुएंसर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मतलब अपनी सिक्योरिटी को और अपने घर वालों की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जो भी कदम उठाने हैं उठाएं। बिल्कुल। बनाने क्या लगे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी विद मखनी ग्रेवी, और इसमें मैं चिकन को मैरिनेट करके टिक्के के स्टाइल में और उसके बाद ग्रेवी में उसको सर्व करूंगी। उसके लिए पहले मैं रेसिपी बता देती अच्छा, हूँ। इसी तरह सीख कबाब भी बड़े मजे के बनते हैं। बिल्कुल। इसके लिए चाहिए पहले चिकन टिक्का चाहिए आपको 1 किलो, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, क्रीम आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, तेल हस्बे ज़रूरत और टमाटो प्यूरी आधा कप। अब इसमें है कि अब जो चिकन टिक्का है आप चाहें तो पैकेट में भी ले सकते हैं, बट मैंने खुद मैरिनेट किया। मैरिनेशन का कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप अगर आप लोग डिस्पोजेबल लाइक मसाला डालना चाहें तो वो डाल लें, नहीं तो नमक मिर्च हल्दी डाल के और उसके अंदर सिरका थोड़ा सा, लीमू, ज़रा सी मैंने दही डाली है और लहसुन थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चों का थोड़ा सा पेस्ट डाल के उसको मैरिनेट कर दें। मतलब चिकन को तो वैसे आप 2 घंटे भी मैरिनेट करेंगे इनफ है, और उसको बाद में आप नॉन स्टिक के पैन के अंदर फ्राई कर लें, ताकि थोड़ा सा जैसे हम लोग हमारा टिक्का होता है थोड़ा सा आप देखेंगे थोड़ा सा ब्राउनिश और थोड़ा चिकन का टिक्का है, लेकिन अगर आपने अपने टिक्के भी बनाने हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा लाइक ब्राउन कर लें, थोड़ा सा क्रिस्पी सा कर लें टिक्का, जैसे एक उसकी स्किन ऊपर से होती है उस तरह कर लें और उसको साइड पे कर लें। अच्छा, आप टमाटो प्यूरी जो है वो भी आप चाहें तो उसको घर में बना सकते हैं, इसको भी कोई मुश्किल नहीं है। आप टमाटो को आधे कप में पानी में गलने के लिए रख दें, उसके बाद उसके छिलके उतार के ग्राइंड कर लें और उसको पकने के लिए रख दें। जब उसकी पेस्ट तैयार हो जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो जो कैन वाली होती है, पता नहीं वो कब से बनी होती है कब से नहीं, तो आप उसको फ्रेश यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आपने जब टिक्का आपका तैयार हो गया, उसके अंदर आपने काली मिर्च, गरम मसाला, हरा धनिया, जो साबुत मसाले हैं वो डाल देने हैं। उसके ऊपर टमाटो प्यूरी डालनी है, थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद इसमें दही डाल दें, दही डाल के थोड़ा सा भून लें। लास्ट में इसमें कसूरी मेथी और हरा धनिया जो है वो दोनों अरोमा के लिए बस यूज़ करेंगे हम, वो डालेंगे। और उसके बाद ऊपर से हम मक्खन डाल देंगे और क्रीम जो है लास्ट में डालेंगे। लेकिन क्रीम जब भी डालेंगे आप हल्की आंच करके क्रीम डालेंगे और दही भी हल्की आंच कर। बिल्कुल, क्रीम और दही कभी भी तेज़ आंच में नहीं डालते क्योंकि वो फट जाती है, उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा। वो अलग-अलग हो जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद आप उसके अंदर दम लगा दें मक्खन का, और अगर चाहें तो कोयले का साथ थोड़ा सा धुआं, और साथ में इसके साथ सैलेड सर्व करूँगी, कचूमर और साथ मिंट रायता। वंडरफुल, दैट साउंड्स लवली। अच्छा, आपने कहा कि 2 घंटे पहले हम सर्व कर सकते हैं, मतलब उसको मैरिनेट कर सकते हैं चिकन को, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, हमने घर में जब भी टिक्के या कबाब या इस तरह की चीज़ें बारबेक्यू करनी होती है ना, अगर एक दिन पहले ये गुफ्तगू हो तो उसी वक्त रात को हम मैरिनेट करते हैं। वो मैं ये इंस्टेंट बता रही हूँ, लेकिन एक दिन का मैरिनेशन बहुत बड़ा ही अच्छा रहता है। ऑनेस्टली अगर आप लोगों के घर में टिक्के कबाब वगैरह ज़्यादा खाए जाते हैं तो हम ये भी करते हैं कि हम पोर्शंस बना के एक रात पहले मैरिनेट कर दिया, अगले दिन जो पकाना है उसको पका लिया और एक हिस्सा फ्रीज कर दिया। अच्छा, उसको जब आप डिफ्रॉस्ट करते हैं और उसको फिर कुक करते हैं तो वो भी बहुत मज़े का होता है, बट ऑफ कोर्स फिर उसमें पानी भी निकल जाता है ना, वो तो ज़रा सा हो जाता है, बट एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो मैरिनेशन अगर एक दिन पहले की जाए, चाहे वो कबाब हों, चाहे वो टिक्के हों, चाहे मलाई बोटी, तो उसकी मैरिनेशन एक दिन पहले ही मज़े एक दिन पहले ही बनती है। सो इस किस्म के, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है बाय द वे कि जो इन्होंने ग्रेवी और सारी चीज़ें बताई हैं बनाने की, घर में आपने फॉर एग्जांपल सीख कबाब मंगाए, वो सीख कबाब कुछ खाए गए कुछ रह गए, आप उसी का सीख कबाब मसाला भी बना सकते हैं एग्जैक्ट ऐसी तरह। चिकन की जगह आपने सीख कबाब साइड पे कर दिया, वो ऑलरेडी आपके तैयार है, आपने ग्रेवी बनाई, उस पर डाल के टॉस किया, आपने 2 दिन सीख कबाब भी खाए लेकिन मुख्तलिफ जायकों के, राइट? बिल्कुल। सो ये बड़े अच्छे ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम एक और बहुत बड़े सोसाइटी की में जो एक प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे, जहाँ पे स्मोकिंग और उसके अलावा सिगार वगैरह ये चीज़ें, शीशा पीना, ये बड़ी नेगेटिव चीज़ें हैं। उसके साथ साथ वेपिंग का जो नया ट्रेंड है उसने
इतने मसाइल क्रिएट करने शुरू कर दिए हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो हमने ब्रेक के बाद बुलाया है कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट को, जो हमें बताएंगे कि इन सब चीज़ों के हमारे ब्रीदिंग और हमारे सांस पे और हमारी इन्वायरमेंट पे क्या असरात होते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हमने बात की सेल्फीज़ की और द फैक्ट दैट ये कितनी डेंजरस हैं और इनकी वजह से कितनी जगहों पे ट्रेजिडीज़ और एक्चुअली मौत भी वाक़या हो चुकी है। जहाँ सेल्फीज़ डेंजरस हैं, वहाँ पे उससे भी ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ जो कंटिन्यूसली आप लोगों को मारती जाती है, आपके इनसाइट्स को बर्बाद करती है, वो है तम्बाकू नोशी और उससे कनेक्टेड सारी चीज़ें। अब उसमें पान, गुटखा, वेप, शीशा, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी को, जो बाय प्रोफेशन पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एट द गुलाब देवी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पान, गुटखा, ये सारी चीज़ें जो है कलेक्टिवली आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? फिर मैं स्पेसिफिकली आपसे सवाल पूछूंगी एक एक करके। सरासर ये मौत अपने हाथ से अपने पैसों से ख़रीदने का दूसरा नाम है। बहुत थोड़े फ़ायदे के लिए, बहुत थोड़ी लज्जत के लिए हमेशा हमेशा का नुकसान। इनका ये जो नाम है, ये जो आपने नाम लिए हैं, सिगरेट है, निस्वार है, शीशा है, बीड़ी है, तंबाकू वाला पान है, इसमें सिर्फ हम एक सब्सटेंस के लिए बहुत सारे हज़ारों केमिकल्स अपने अंदर उतारते हैं, जिसका हमें अल्टीमेटली नुकसान होता है, और वो है निकोटीन। और वो है निकोटीन। अब ये बताइए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सिगरेट और सिगरेट नोशी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद पान और गुटखे वगैरह इन सब चीज़ों की तरफ वन बाय वन जाएंगे। जी। अच्छा, ये बताइए कि सिगरेट इन इटसेल्फ, अब तो खैर कम ही लोगों को सिगरेट पीते हुए हम देखते हैं, उनको ज़्यादा दूसरे मसाइल की तरफ देखते हैं, लेकिन मुझे हैरत होती है कि आज तक सिगरेट दुनिया से ख़त्म क्यों नहीं हुई? जिस तरह बहुत सी बीमारियों को इरेडिकेट कर दिया गया, उस तरह ये सिगरेट की बीमारी को क्यों नहीं इरेडिकेट कर पाए? असल में सिगरेट के पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। चूँकि सिगरेट बनाने वाली कंपनीज़ हैं, वो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और इसकी वो बहुत ज़्यादा इसको प्रोपोगेट करते हैं। बाकी जहाँ तक आपने बात किया कि सिगरेट हम कम होते देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर डॉक्टर साहब, अभी भी आप अगर किसी भी एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री में जाएं इंटरनेशनल साइड पे, तो परफ्यूम, तोहफे, तोहफे वो आपको कम नज़र आती है। इतने बड़े बड़े कार्टन सिगरेटों के हर नुक्कड़ कोने में आपको पड़े नज़र आते हैं। असल में मैं यही बात कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़रा जो एलीट क्लास है या अमीर क्लास है, उसके अंदर सिगरेट की शक्ल चेंज हुई है, सिगरेट ख़त्म नहीं हुई। अभी भी अगर आप स्टैटिक्स और फिगर उठा के देख लें, स्मोकिंग की वजह से दुनिया में हर 6 सेकंड के बाद एक डेथ होती है। हर 10 में से एक बंदा जो दुनिया में इस वक्त फौत हो रहा है या मर रहा है, वो सिगरेट या स्मोकिंग की वजह से या तंबाकू की वजह से है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों का जवाब इस पे ये आता है, जब भी मैं किसी को कहती हूँ खुदा का वास्ते सिगरेट छोड़ दो, मरना है, तो आगे से कहते हैं हवा में इतनी आलूदगी है, जितनी स्मॉग है उससे तो कम ही सिगरेट हमें नुकसान देती है। इसका मैं क्या जवाब दिया? या तो ये है कि ना कि वो हवा को ना खींच रहे हों, सिर्फ सिगरेट पी रहे हों। अब जो हवा की एक आलूदगी जिस पे उनका काबू नहीं है, वो तो उनके अंदर जा ही रही है। अब उसके ऊपर जब एड ऑन सिगरेट का, ये तंबाकू का ये धुआं हो जाता है, तो वो तो खुद इसका मतलब अपने रिस्क को वो डबल कर रहे हैं। मतलब सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा। ओके। सो अगर हम बात करें स्मोकिंग की, तो देखें सबसे बड़ा इशू तो ये है कि ये ये छोटी उम्र पे लगती है एक आदत। आपने नोटिस किया होगा 13, 14 साल, 15 साल की उम्र पे जो लोग सिगरेट पीनी शुरू करते हैं, उनकी फिर एक सारी ज़िंदगी के एंड तक ये मामला चलता रहता है। ग्रास रूट लेवल पे देखें तो डॉक्टर साहब, अब हम सिगरेट 13-14 साल के बच्चे को पीते हुए नहीं देखते, अब हम उसके हाथ में वेप देखते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में तो वेप सिगरेट से ज़्यादा सस्ता है। वो एक वेप आपने ले लिया 2,500-3 हज़ार रुपये का, 2,000 के भी मिल जाते हैं, वो पूरा महीना चलता है। सिगरेट की डब्बियाँ महंगी हो गई हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे? असल में मैं जैसे पहले अर्ज़ किया ना कि सिगरेट के में 4,000 केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 55 ऐसे जो डायरेक्ट कैंसर करते हैं। अब वेप्स वालों ने क्या किया है कि वो कहते क्लेम करते हैं जी कि हमने उन केमिकल्स का असर ख़त्म कर दिया है, हम आपको सिर्फ निकोटीन दे रहे हैं। लेकिन निकोटीन खुद भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक नशा है, ये एक एडिक्शन है, जिस तरह एक हेरोइन एडिक्शन है, जिस तरह एक बाकी जो नशा एडिक्शन है, ठीक है उससे कम है, लेकिन ये भी आपकी बॉडी को जाके वो अपने को रिसेप्टर्स को ऐसे ब्लॉक करती है कि इसके बगैर फिर आप चल नहीं सकते।
आपकी बॉडी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप हमें वो जो कहते हैं ना पंजाबी में सेंस समझाएं इसके पीछे, सिगरेट का कश लिया फिर क्या हुआ? सिगरेट का कश लिया, जो ही आपके अंदर मतलब सिगरेट का कश कैंसर तक कैसे पहुंचा, मैं उसका सफर Yes, समझना बिल्कुल चाह ऐसे रही ही हूँ, है। क्योंकि उसी पे समझ आती है ना, वो जब फेफड़े दिखाते हो तो लोगों को जी, समझ जी, आती है जी। कि अंदर हो क्या रहा है। सिगरेट का कश है, आपके अंदर धुआं गया, धुआं के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनमें से मैं 2 का खास तौर पे नाम लूँगा। एक है कोल टार, ये जो लुक होती है ना जो हम इस पर डालते हैं, उसके इंतहाई फाइन पार्टिकल जो हैं वो धुएं के अंदर मौजूद होते हैं। वो जो ही आपके फेफड़ों के अंदर जाते हैं, फेफड़ों में हमारे सीलियाज होते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं यस यस यस, वो कोल तार आपके फेफड़ों में जमना शुरू हो जाती है। दूसरी जो एक चीज़ है उसके अंदर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो एक ऐसी बेरंग और बेबू गैस है, जिस तरह हमने देखा हो ना कि हीटर लगने से और हीटर के कमरे में बंद था और डेथ हो गई, कार में जो है वो गैस भरने से डेथ हो गई, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये हम थोड़ी थोड़ी करके आपके अंदर अपने अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड उतार ये रहे तो हैं। सपेरों वाली हरकत हो Oh, गई कि yes. आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर जहर कतरा कतरा करके डाला ताकि कतरत की आदत हो बिल्कुल ऐसे ही गई, है। बट उसको भी अगर सप डस गया तो वो भी मर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो कोल है, मैं 2 की बात की है, इस तरह के 55 केमिकल्स हैं और 4000 टोटल केमिकल्स हैं। अब ये जब आपके अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर ये जो फेफड़े होते हैं, इनके ऊपर सीलियाज होते हैं जो वेव कराते हैं, और हमारे जो रेशा है बलगम है उसको बाहर निकालते हैं, उनको डैमेज करती है। जब डैमेज करती है वहाँ पे जमना शुरू हो जाती है। जमना जब शुरू होती है तो हमारे नीचे खुलिये हैं जो सेल हैं, वो उसके अंदर ये चेंजेस ला के कैंसर का वो बारूद भरते हैं, और वो सेल जो है वो बजाय नॉर्मल ग्रोथ करने के एबनॉर्मल ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम लंग्स की एक्सरे देखते हैं स्मोकर्स की तो वो काले नजर आते, वो कालक होती क्या है? वो कालक यही कोल है ना, जिस तरह मैंने पहले बताया। अच्छा, यानी कि वो उसको ब्लॉक करती जाती ब्लॉक है, करती जाती है और वो बेसिकली फेफड़े का हिस्सा फारिग होता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो जमती चली जाती है। फेफड़े में छोटे छोटे मसाम होते हैं जहाँ से ऑक्सीजन ने आना और कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर निकलना है। जब वो जमती चली जाएगी, उसके ऊपर एक लुक की तय बनती चली जाएगी, तो ना हमारी ऑक्सीजन अंदर जा सकती है ना कार्बन से बाहर निकल सकती है। और पेशेंट यकीन जाने इतनी ज़्यादा तकलीफ में होता है, इतनी ज़्यादा तकलीफ में होता है कि आप बाहर से हज़ारों लीटर भी ऑक्सीजन दे दें लेकिन वो क्रॉस ही नहीं हो रही, बिकॉज ये कोल टार ने उसका उतना ज़्यादा डैमेज कर दिया होता है। लिहाजा तो ये आप देखें ना, जैसे कि एक छन्नी है, उस छन्नी के अंदर से आप अगर पानी गुजारेंगे वो बिल्कुल ठीक होगी छन्नी, तो उसमें से बिल्कुल सही तरीके से पानी गुजरेगा। बिल्कुल। आप उस छन्नी के अंदर मैदा या कोई ऐसी चीज लगा दें जो उसको ब्लॉक करेगा, टार ही लगा दें, आप सीमेंट लगाएं, सीमेंट लगा दें, सीमेंट थोड़ी थोड़ी लगा ना दें। उस छन्नी के अंदर सीमेंट इधर उधर लगा दें। अब आप पानी डालेंगे तो वो पानी कम स्पीड से भी अंदर जाएगा और टाइम भी ज्यादा लेगा। सांस हमारे जिस्म की एक जरूरत है, हमारे आई मीन वही कहते हैं ना कि ऑक्सीजन से ही तो हम जिंदा रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो जब वो अंदर ही नहीं जाएगा, जा तो रहा है, गुजर नहीं रहा ना अंदर, ऐसे ही है। और ये हमारे जिस्म के फिर हर हिस्से को मुतासिर करता है। अब जैसे आपने शुरू में बात की ना, हमारी हवा के अंदर जो इस वक्त आलूदगी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ने हमारे नाक में, हमारे फेफड़ों के अंदर ऐसे सिस्टम रखे हुए हैं कि हमारी मुसलसल एक ब्रश से सफाई हो रही है, वो केमिकल्स बाहर निकल रहे हैं। अब सिगरेट से, तंबाकू से, नस्वार से, बीड़ी से नुकसान क्या होता है कि वो जो सफाई वाले वाइपर्स लगे हुए हैं ना, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाते तो हैं। सिगरेट और बीड़ी में, नस्वार में ये डिफरेंसेस क्या हैं? मतलब नहीं, ये सारी तंबाकू की शक्लें हैं अच्छा, नस्वार होता क्या है? क्योंकि वो ग्रीन सी चीज होती है, लोग मुंह के अंदर कहीं डालते हैं, बेसिकली। वो है क्या? वो बेसिकली पाउडर की शक्ल में तंबाकू होता है, जिसमें और चीज़ें ऐड करके और जिस तरह पुराने जमाने में बेसबॉल प्लेयर्स अमेरिका में च्यूइंग टबैको चुइंग खाते थे, टबैको खाते थे। तो वो कब के आगे निकल गए, हम यहीं के यहीं बिल्कुल फंसे ऐसे ही हुए है। हैं। अब इसका होता ही है कि अभी हमारे अंदर ना, ये जो मुंह के अंदर हमारी ये कैविटी है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ रखें, हमने देखा होगा जब दिल का दौरा पड़ता तो आप कहते हैं जुबान के नीचे गोली रख लें, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, जिसको सबलिंगुअल ज़बान के नीचे, या यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती है दवाई की या केमिकल की। अब जब निस्वार आप यहाँ पे रखते हो तो एक सिगरेट से 100 गुना ज्यादा आपके तंबाकू जो है वो एब्जॉर्ब होता है, इतना वो नुकसान देता है। अब ये निस्वार जो है ये तंबाकू की एक शक्ल है जो कि अपने पाउडर की शक्ल में आप सब लिंगुअल इसको चूसते हैं और वो एब्जॉर्ब करवाते हैं। गुटका भी इसकी एक यही शक्ल है कि जो आपके मुंह के अंदर कैंसर कॉज करता है, उसके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। जस्ट आप, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि एक प्रोडक्ट निकोटीन लेने के लिए आप बाकी को तकरीबन कोई सैकड़ों केमिकल्स अपने मुंह के अंदर लेते हैं, जिसके अंदर आपके मुंह के जो खुलिये हैं, जो सेल्स हैं, वो अपनी शक्ल चेंज करते हैं और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स को कैंसर कहा जाता है, और वो फिर जितनी तबाही बॉडी के अंदर मच जाती है जिसका अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, अब मैं बात को ज़रा पीछे लेके जाऊंगी। कोविड के दौरान सर, आपने स्मोकर्स, वेप करने वाले लोग, जो भी इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, उनमें और जो लोग इन चीज़ों से इज्तनाब करते हैं, उनमें फ़र्क क्या महसूस किया? बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस किया है।
हमारे पीजीज या हमारे स्टूडेंट्स हमारे जानने वालों में एक बंदा बिल्कुल ठीक था बट ही वाज चेन स्मोकर, हमारे जानने वालों में। देखिए सर वो आज उसको कोविड हुआ है, विद इन 36 आवर्स सुबह कंफर्म उनका टेस्ट आया, अगले दिन की रात को 36 आवर्स में ही वाज गॉन। जवान जान आदमी 32 32 33 एज, बिल्कुल ऐसे ही। लाइक दिस ही वेंट विद इन 36 आवर्स। उनकी कहानी खत्म होगी। पूरे उनके घर को कोविड हुआ, उनकी मदर को भी कोविड हुआ जो 60 साल की थी, वो भी ठीक थी। ही वाज द ओनली वन, उसी बिल्कुल वेरिएंट ऐसे ही। सारे घर को हुआ, ही डाइड। देखें अब जब हमारे पास उन दिनों में कोविड के पेशेंट और कोविड, एक मैं बता दूं बात, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी आ रहा जी। है। वैक्सीनेशन ने बहुत कम कर दिया। हम लोग हिस्ट्री में एक पॉइंट पूछते थे, आप स्मोकिंग करते हैं? अगर तो वो कहता था स्मोकिंग करता हूं, करते हैं या हैं या करते थे, हाँ। करते थे, अगर वो स्मोकर थे या हैं, तो उसी वक्त हम उनको सीरियस वाले मरीजों में रख देते थे कि इनके ऊपर डिफेंस सिस्टम, इनके लंग्स का खत्म हुआ होगा और इसके ऊपर कोविड का शदीद असर होना है। 10 गुना ज्यादा डेथ्स हुई हैं स्मोकर्स के अंदर या उन लोगों के अंदर जो तंबाकू इस्तेमाल करते थे कोविड की वजह से। लेकिन अगर वो तंबाकू इस्तेमाल नहीं करते थे, हमें पता था कि कितना भी अटैक क्यों नहीं है, ये 10 से 15 दिनों में निकल जाना है। लेकिन सर और पेशेंट उससे बच गए। आप अगर गुटखा खा रहे हैं या पान या नस्वार वगैरह ले रहे हैं तो वो तो मुंह से खा रहे हैं, उसका हमारे फेफड़ों से क्या ताल्लुक नहीं, है? अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं क्लियर करना Yes. चाह रही हूँ ना बात। हाँ, अगर तंबाकू आप उतार रहे हैं धुएं के जरिए तो इसका ज्यादा नुकसान आपके फेफड़ों और दिल पे होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप चबा रहे हैं और मुंह के जरिए खा रहे हैं तो इसका ज्यादा नुकसान आपका मुंह के कैंसर और और आपकी आपके नाली के पेट कैंसर में होता है और पेट और मैदे का कैंसर होता है। अब दोनों का नुकसान है। लेकिन वो केमिकल जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, खा वो मुंह से एब्जॉर्ब हुए या वो सिगरेट से एब्जॉर्ब हुए हैं, उनका जो इफेक्ट है जैसे दिल के ऊपर, जैसे ब्लड प्रेशर के ऊपर, जैसे बिनाई के ऊपर, इवन जो हामला ख्वातीन है उनके लो बर्थ वेट बच्चे उनके अंदर पैदा होते हैं, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। वो किसी भी शक्ल में जो तंबाकू ले लें, खा वो ओरल शक्ल में लें, बीड़ी की शक्ल में लें, निस्वार की शक्ल में लें, गुटखे की शक्ल में लें, तो उनके अंदर ये नुकसानात जनरलाइज होते हैं, खा वो सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हो या तंबाकू किसी भी शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगली जनरेशन को हमने इससे रोकना है, तो मुझे पहले उनसे रिलेटेड आपसे गाइडेंस चाहिए। उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि जो एडल्ट्स ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए, आप स्मोकर नहीं हैं, इसलिए आपके लिए आसान है ये कहना कि बस छोड़ दें। आपको पता है कि कोई भी एडिक्शन छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है, और स्पेशली अगर कोई इंसान 60 साल का है और वो 40 साल से सिगरेट पी रहा है, तो आपको भी पता है डॉक्टर साहब, उस स्टेज पे भी छोड़ दे तो अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन छुड़वानी है। तो पहले मुझे बताएं कि यंग बच्चों में, मैंने आपको कहा ना 13-14, मैं एक माँ हूँ, मुझे ये डर है कि चलो जी अगले जो पी रहे हैं उनको तो हम रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नए ना शुरू होए ना, वरना ये विशेष साइकिल नहीं खत्म होएगी। डॉक्टर साहब इसमें यंग लोगों का क्या करें? 13-14 साल के बच्चे, हर बच्चे के बैग, बाथरूम के अंदर वो जो होता है जिसके अंदर पानी जमा होता है, फ्लश वाली जगह, जी। वो क्या होती है, पानी की जो हिस्सा पानी की जो होता टंकी होती है, फ्लश उसको वाली। खोल के उसके अंदर जिप लॉक बैग में एक बच्चे ने अपने 2 वेप डाले हुए थे, वो जो बंद वाला पैकेट जी, होता है जी। उसके अंदर डाले हुए ऐसे थे। ही। वो कोई इनका इश्यू हुआ फ्लैश में, तो माँ ने वो बुलाया प्लम्बर ने कहा बाजी प्रॉब्लम ये थी, उस बच्चे ने 2 वेप अपने बाथरूम में छुपाए हुए थे कि जब भी बाथरूम जाता था यूज करता था, उसको बंद बिल्कुल करता ऐसे था वापस। चालाकियां लेवल देखे 12-13 साल के बच्चों की, गाइड करें अब हमें। उसमें ऐसे ही देखें, इनफरादी तौर पे भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी। इनफरादी तौर पे जिस तरह आज मुझे और आपको फिक्र है और हम इस पर स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर बाहर कहीं पे फायरिंग हो रही हो, हम अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे, ठीक है ना, कि घर में रहो। बाहर कोविड आया हुआ था जिन दोनों में, घर में रहो। अगर ये हमें फिक्र मुस्तकिल रहे कि बाहर जो है ना नशा, आजकल स्कूलों में बदकिस्मती से, और अल्लाह माफ़ करे, स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर नशा, सिगरेट, डॉक्टर साहब, हम पिछले दिनों पता ये- नहीं क्या क्या चल रहा है। कुछ दिन पहले या इसी वीक में हमने यही बात पिछले दिनों भी किया कि यार मतलब बच्चे स्कूलों के दीवारों के टाप के दीवार के पीछे खड़े होके सिगरेट चर्स वर्स पी के छाल वापस मार के अंदर। अब पहले तो ये होता था कि कहीं किसी बच्चे का पता चलता था कि वो चर्स पी रहा है या वो सिगरेट पी रहा है तो माँ बाप कहते थे हाय कितना तेज बच्चा है या कितनी तेज लड़की है। अब तो जो नहीं कर रहा वो कूल नहीं है, बिल्कुल नहीं, उल्टा ही बिल्कुल ऐसे ही। माँ बाप बच्चों के साथ बैठ के वेप पी रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। स्कूल बुला ले अगर बेइज्जती करने के लिए। मेरे सामने एक पेरेंट ने 16 साल की बच्ची की जो मदर है कहती मैं भी वेप करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, हमारी बेटी भी करती है, हमने अलाउ किया। तो स्कूल ने कहा भाई हम अलाउ नहीं करते।
तो जब स्कूल का टाइम ओवर हो जाएगा वो गाड़ी में बैठ के जितनी मर्जी वेपिंग कर ले, वो स्कूल में नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे ही। और उन्होंने कहा कि नहीं जी आप हम रिटन परमिशन देते थे, उन्होंने कहा बच्ची स्कूल से निकाल असल में ये इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए या सही डायरेक्शन देने के लिए आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि लोगों को बताएं कि ये वक्ती लज्जत होती है, इसके जो अल्टीमेटली नुकसान है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो मेरे पास आके हमारे गुलाब देवी हॉस्पिटल में कैंसर वार्ड देख ले, COPD वाला वार्ड आके देख ले कि जो लोगों के हालात हुए और वो तौबा कर रहे हैं कि खुदा के वास्ते ये तंबाकू की जो भी कोई शक्ल है उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि कल को जो उनके फेफड़े ख़राब होने हैं, कल को जो उनको कैंसर होना है, कल को ये सिगरेट और बीड़ा और पान खाने से जो उनको मुंह का कैंसर होना है, उस बड़ी मुसीबत से बचने के लिए बेहतर है कि आज हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें। अब जो आपने बात की थी कि कैसे रोका जाए, गवर्नमेंट के लेवल पे देखें जी, डेंगू के दिनों में और कोविड के दिनों में गवर्नमेंट ने जिस तरह जंगी बुनियादों पे काम किया है, बिल्कुल इस तरीके से सिगरेट पे नज़र रखने के लिए और तंबाकू नोशी के नुकसानात पे नज़र रखने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पे, मीडिया के लेवल पे बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं और ये सदका जारी आप लोग जो कर रहे हो। लेकिन मैं तो पता है कहती हूँ कि कोई सजा ऐसी रखनी चाहिए कि बच्चे ने एक रात जेल में गुजारनी होगी, एक दिन गुजारेगा दिमाग सीधा हो जाएगा। अब मैं जरा हार्श बात कर रही हूँ, एंड आई नो कि ये अजीब पागलों वाली मैंने एक बात की है, लेकिन देखें मुझे पता है कि मैं अपने बेटे को कहूँगी बेटा ये गलत बात है, नहीं करनी, वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 6 दफ़ा मेरी बात तो सुन लेगा, लेकिन जब वो अपने यारों में बैठेगा और उसके 2 देखेगा मेरा बेटा 17 साल का है, तो मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टीनेजर की माँ होने के नाते आपसे बात कर रही हूँ, देन मेरे छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 8 वेप पी रहे हैं, 2 ना भी कर रहे हैं, तो एट सम पॉइंट उन 2 में से भी एक दो कश ले ही लेगा। पीयर प्रेशर बोलते हैं इसको। सो माय पॉइंट इज जब तक कोई सीरियस पनिशमेंट नहीं होगी अंडर एज स्मोकिंग या अंडर एज वेपिंग पे, तब तक डॉक्टर साहब क्या होगा? आपको पता है कि इस पे लॉ बना हुआ है? मुझे पता है लॉ बना हुआ है, 4000 जुर्माना और 3 माह की कैद भी है। पब्लिक प्लेसेस पे बेचना, बच्चों को बेचना, स्कूल और कॉलेज के विद इन 500 प्रेमिसेस में सिगरेट की दुकान का होना। अच्छा सर, एडल्ट्स में अब जैसे कि मेरा एज ग्रुप है, आपका एज ग्रुप है, हमसे बड़ी एज के जो लोग हैं उनको कैसे स्मोकिंग से रोकें? बिकॉज खुदा की कसम जब किसी घर के बड़े को कहते हो ना सिगरेट छोड़ देना, वो सारी जिंदगी पे आज तक तो कैंसर नहीं हुआ, तो मेरे दिल में होता है कि बड़ों के साथ कितना को बोल सकते हो, मेरे दिल में होता है कहूँ कि आज तक नहीं हुआ, कल तो हो सकता है ना। उनको एग्जाम्पल के साथ, पिक्स के साथ, वीडियोस के साथ, मुख्तलिफ मीडिया चैनल के जरिए चीज़ें दिखाई और बताई जाएँ। जैसे मैंने अर्ज़ किया आपको कि जिन लोगों के घरों में बाप 40 साल 50 साल की उम्र में सडन हार्ट अटैक की वजह से उठ गया और डॉक्टर ने डिक्लेयर किया हार्ट अटैक ड्यू टू स्मोकिंग, ये मैं डेथ सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ। मेरी वार्ड में COPD के मरीज़, कैंसर के मरीज़ पड़े हुए फेफड़ों के कि कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। आप उनसे आके मिले कि हालात बजाय इसके कि वो टाइम आप पे आए और वो आप उसका शिकार हो, उससे पहले आप वापस आ जाएं। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सर आपका फाइनल पब्लिक सर्विस मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। देखें जी, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हर 6 सेकंड बाद एक डेथ जो है वो स्मोकिंग की वजह से हो रही है। हर 10 में से एक बंदे का जो इंतकाल है वो हार्ट अटैक या लंग कैंसर से, उसके पीछे तंबाकू है। दुनिया में साल में 50 लाखों लोगों का जो इंतकाल होता है वो तंबाकू या उसके किसी भी प्रोडक्ट से ज़रिए से होता है। और WHO ये कह रहा है कि 2030 तक ये तादाद 80 लाख तक पहुँच जाएगी कि जो सिर्फ तंबाकू या उसके नुकसानात से जो मरने वालों की तादाद 80 लाख हो जाएगी। इसलिए कि पहले पता तभी चलता है जब सर पे पड़ती है या घर पे पड़ती है, उससे पहले कि वो वक्त आ पाए। तो ये ऐसी खुदकुशी है जो बंदा पैसे दे के खुद खरीदता है हथियार को, तो इससे अपने आप को भी रोकें और अपने बच्चों को भी रोकें। आप दिल की बीमारियों से महफूज रहेंगे, आप फेफड़ों की बीमारी से महफूज रहेंगे, आप मुंह के कैंसर और मैदे, जिगर और खुराक नाली के कैंसर से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। आई नो कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके और मेरे लिए एक बड़ी सेंसिटिव पॉइंट है, बट वही वाली बात है ना कि हमारे व्यूअर्स भी समझ जाएं और अपने घर वालों को कन्विंस कर लें कि ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सिंपल सी बात है, घर का एक फ़र्द चला जाता है ना, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या घर का बुजुर्ग हो, और किसी ऐसी चीज़ की वजह से चला जाए जो अवॉइड हो सकती थी, तो व्यूअर्स फिर घर वालों को सिर्फ रिग्रेट ही रह जाती है और पूरा घर बर्बाद हो जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप या आपके इर्द गिर्द वाले सिगरेट नोशी, वेपिंग, इन सब चीज़ों में मुब्तला हैं, रोक दें। वेप्स आर डेंजरस, स्टॉप प्रिज्यूमिंग दैट दे आर नॉट, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। अब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद एक ऐसी पर्सनालिटी जो कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, इमेज एंड वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। इनसे हम गाइडेंस लेंगे कि आजकल के नए ट्रेंडिंग ज़माने में कॉर्पोरेट लुक क्या होनी चाहिए और
अपने आप को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंडक्ट कैसा करना चाहिए, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि कमिटमेंट की थी, हामिद सईद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो इमेज कंसल्टेंट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद साहब, सबसे पहले तो बताएं इमेज कंसल्टेंट करता क्या है, ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आ जाए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी। एक्चुअली इमेज कंसल्टेंट और डिज़ाइनर में फ़र्क क्या है? यूजुअली तो डिज़ाइनर तो सबने सुना हुआ है। डिज़ाइनर जो होते हैं वो मैसेज के लिए कलेक्शन डिज़ाइन करते हैं, फिर वो अपने स्टोर्स के थ्रू या अपने चेन जो भी उनकी ब्रांड्स वगैरह उसके थ्रू वो मार्केट करते हैं। इमेज कंसल्टेंट जो है वो इंडिविजुअल की डिज़ाइनिंग करता है, इंडिविजुअल को देख के कि उसकी बॉडी टाइप क्या है, उसकी कलरेशन क्या है, आई कलर है, कलर स्किन टोन क्या है, और उसके बाद उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, फिर उसके बाद उसका प्रोफेशन क्या है। पूरे बंदे की जो पहली इम्प्रेशन है और फिर उसकी जो इम्प्रेशन रहेगी कॉर्पोरेट सेक्टर में, जॉब के सेक्टर में, आप उसको ग्रूम करते हैं। एग्जैक्टली, आप उसको, ठीक है। सो व्यूअर्स, अब सवाल ये है, जैसे कि हमारी शेफ़, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वो जब खाना तैयार करती हैं, वो तो घर पे कोई भी कर लेता है, लेकिन शेफ़ में और एक कुक में डिफरेंस कहाँ आ जाता है? वो हर चीज़ को मेजर्ड सही तरीके से उसके अंदर डालती हैं, उसके अलावा वो इस लेवल का खाना क्रिएट किया जाता है, राइट कोमल, मतलब जो किसी भी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट में या लोकल रेस्टोरेंट में सर्व हो सकता है, और फिर उसकी ग्रूमिंग की जाती है, सर्विंग स्टाइल, द प्लेट जिसके ऊपर आप उसको करेंगे। तो उसी तरह देखें व्यूअर्स, हम हर चीज़ की टेंशन लेते हैं कि वो मेरे कपड़ों पे ये लेस लगी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब वो कपड़े हमें सूट कर रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। हमारे पास ये मिक्स लिपस्टिक होनी चाहिए, हमारे पास ये मेकअप होना चाहिए, मर्द हज़रात के पास जैकेट होनी चाहिए, कोट होने चाहिए, एक सूट हर मर्द के पास ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो सूट उसको फिट आता भी है कि नहीं, या जब वो पहनता है सूट को तो पेट के ऊपर वो फंस रहा है और कॉलर जो है वो अजीब सा बैठ रहा है। अगर आपने शर्ट नीचे पहनी है तो क्या वो सूट के नीचे पहनने वाली शर्ट है या वो कैजुअल शर्ट है जो आपने सूट के नीचे पहननी है, और कलर्स क्या हैं, कलर्स क्या हैं, कॉम्बिनेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, ये क्यों मैटर करती हैं सर? नौकरी के एलिमेंट में ये क्यों मैटर करती हैं? इसलिए मैटर करती हैं कि जितने HR के बंदे हैं उनसे मैंने बात की है, वो दे मेक देयर डिसीजन 80% ऑफ द टाइम वो एज सून एज ए पर्सन वॉक्स इन। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना, वो जिसे हमने सुना है फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन, लास्टिंग इंप्रेशन, तो आप फर्स्ट इंप्रेशन क्या क्रिएट करते हैं? इसमें 2 पॉइंट्स हैं। जो ही आप वॉक इन करते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं अपने बारे में, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप क्या कह रहे होते हैं? सबसे पहली बात है कि आपको जो कहना चाहिए वो कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, मतलब है कि आप सक्सेसफुल लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अगर कामयाब नहीं लगते तो आपको कौन हायर करेगा? आप देखें, अगर हम तो बात करें जॉब के सेक्टर में, मेरे जहन में आपने जब बात की ना, तो सबसे पहले मेरे जहन में फादर ऑफ आवर नेशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी ड्रेसिंग कितनी खूबसूरत थी, वो एक फैशन आइकॉन थे, इम्पैकेबल। मैडम नूरजहां को देखें, वो एक फैशन आइकॉन थी, उन्होंने अपनी एक मखसूस लुक क्रिएट की, सिग्नेचर लुक थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए, आमीन। जन्नत करवट करवट उनको सुकून अता फरमाए। बट अल्टीमेटली अगर आप ये देखें, उन्होंने फिर, क्योंकि वो पाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम्स, आपने जिना कैप पहननी शुरू कर दी, आपने शेरवानी पहननी शुरू कर दी, आपने अपनी इमेज और अपनी लुक अपने ख्वाब के हिसाब से मोल्ड की, बिल्कुल ऐसे किया। तो हम तो एक ऐसे, मतलब फादर ऑफ द नेशन हमारे जो हैं, ऐसी एक पर्सनैलिटी हैं कि उनको देख के तो हमारी एज अ नेशन बड़ी एलिगेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए, इंस्पायर होने चाहिए उससे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा फातिमा जिन्ना को देखिए, उनकी कितनी हसीन ड्रेसिंग, एलिगेंट और बहुत सिंपल बट वेरी एलिगेंट। राइट। सो बात अब देखें ना, आम इंसान की आप जैसे शख्स की तक एक्सेस नहीं होती। इंसान अपना करियर, अपना फ्यूचर बना रहा होता है, वो आप जैसे शख्स तक कैसे पहुंचेगा सर? बिकॉज ये भी एक महंगा नुस्खा है। देखें, वो आजकल तो वीडियो का यूट्यूब का ज़माना है, डिजिटल है, मेरे जैसे और भी लोग हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट देयर। सिर्फ आपको जो है वो उसको सीख करना है, एंड आई थिंक इट्स देयर। लेकिन हम काफ़ी बातें इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह उनको बताएंगे। सो अब मुझे गाइड करें वन बाय वन। सबसे पहले तो जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं पहली दफ़ा, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस वक्त अगर यंग लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो लोग हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब नहीं है। मेरी अपनी भी एक ब्रांड है स्किन केयर हेयर केयर की। मैं जब भी
किसी को बुलाती हूँ, अगर हमें HR के डिपार्टमेंट में किसी की ज़रूरत हो, या ऐसी यंग लोगों की जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स बने, जो मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, जब इंटरव्यू के लिए ये बच्चियाँ आती हैं या यंग लड़के भी आते हैं इस काम की फील्ड के लिए, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि आप इंटरव्यू पे आए हैं, आपने फटी हुई जीन्स पहनी हुई है, आपने मतलब थोड़ी सी तो एक प्रोफेशनल, मुझे पता है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहाँ पे ज़रा सीरियस डीलिंग्स होती हैं, बैंक्स हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, एक लुक होती है, प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए जी। इसमें देखें सबसे बड़ी बात जो इसमें एसेंस है ना, वो क्या है कि ड्रेसिंग के ज़रिए से आपको रिस्पेक्ट शो करनी है। जैसे सपोज अगर किसी को बुलाते हैं, शादी पे बुलाते हैं या किसी इवेंट पे बुलाते हैं, तो ऐसे तो नहीं उठ के आ जाते ना, ऑब्वियसली दे ट्राई दे ड्रेस अप एंड ऑल दिस। इंटरव्यू में ये है कि सबसे पहले आपने रिस्पेक्ट शो करनी है। हाँ, लेकिन आपने वो कपड़े तो नहीं पहन के जा सकते, सूट आपने उधर भी पहनने, इधर भी पहन लिया, लेकिन आप उधर सूट वो नहीं पहन के जा सकते जो आपने किसी शादी पे पहने हैं। हाँ। अगर आप पहन के जाएंगे तो वो लोग कहेंगे जिन्होंने हमें रिस्पेक्ट नहीं शो की, ऐसी होगा ना। तो इंटरव्यू में आपने रिस्पेक्ट शो करनी है। अच्छा, आप रिस्पेक्ट कैसे शो कर सकते हैं? सर करके, मैम करके, झुक के, ऐसे रिस्पेक्ट शो नहीं करनी, आपने प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, जैसे अगर आप फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जैसे कोई इस किस्म का इंटरव्यू है जिसमें बैंकिंग है या इंश्योरेंस है या अकाउंटिंग है, तो उसमें जैकेट मस्ट है। ये अगर आप सूट नहीं पहनते, 2 पीस सूट नहीं पहनते, तो आपके पास जैकेट, ब्लेजर जिसे बोलते हैं। हमारे पास कुछ जैकेट्स के एंड ब्लेजर्स के कट्स भी हैं, वो भी साथ साथ दिखाते जाएंगे। सर आप एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें ब्लेजर जो है अगर पहनते हैं, तो उसमें आप ब्लेजर किस टाइप का पहनना है, कौन से कलर का पहनना है, क्योंकि लाजमी बात है एक अब ये देखें ना, स्लिम फिट भी है व्यूअर्स, कैजुअल फिट भी है, ट्रिम फिट भी है। अब जो ज़रा सा क्लासिक फिट है, जैसे कि अब जो ज़रा सा हेल्दियर साइड पे है, उनको क्लासिक की तरफ ही जाना चाहिए। जो हेल्दियर है, आई वुड से कि उन्हें मोर जिसे फॉरगिविंग फिट है, एक और लूज कट फिट है, उसके लिए वो होनी चाहिए। क्योंकि देखें, आपने जैसे बात की कि अगर सपोज आपकी टमी है या अगर आप इसकी आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि हैवी स्ट्रक्चर है, तो अगर आप टाइट कपड़े पहन लेते हैं तो आई थिंक दैट्स ए डिजास्टर फॉर यू। आपने देखा अक्सर मैन को देखा है कि वो शर्ट पहनी हुई है, बैठे हुए हैं, वो दरमियान में बटन खुल रहे हैं, पेट में से बटन खुल रहे होते हैं। ओह माय गॉड, उसमें यू होप कि शायद बुनियान पहनी हुई है, बुनियान भी गंदी है या आई मीन इट्स डिस्गस्टिंग लुक। तो आपने अपनी बॉडी के लिहाज से शर्ट की बात हो रही है, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं बिल्कुल जो राइट साइज की शर्ट है वो आप देख रहे हैं, वो बॉडी के साथ सही लग रही है, ना उसके बटन खुल रहे हैं ना कुछ। बहुत ज़्यादा टाइट शर्ट लोग इसलिए पहन लेते हैं, उनको लगता है कि हम इसके ऊपर जैकेट पहनेंगे तो कवर हो जाएगा। भाई जब बटन ही बीच में से खुल रहे हैं या पेट के ऊपर अड़ रही है शर्ट, तो बड़ी बुरी लगती है। और जब बहुत खुली होती है तो लगता है जैसे आप अब्बू की शर्ट पहन, ऐसे लगता है जैसे आपने टेंट पहना हुआ है। बात लोग ऐसे अब्बा जी की शर्ट, अब्बा जी की शर्ट पहनी, वो अक्सर हम लोग मजाक में कहते हैं ना, कि अम्मा जी कमीज पहन के आ गए, क्योंकि वो एक जहन में होता है ना कि अब मिसफिट है। तो इसमें जो है ना, वो आपकी बॉडी जो है वो डिटरमिन करती है, स्टाइल जो है फैशन नहीं डिटरमिन करता कि आपने कौन सा स्टाइल पहनना है, आपकी बॉडी डिटरमिन करती है कि आपने कौन सा स्टाइल पहनना है। और इसके साथ साथ आपकी बॉडी टाइप में ये भी है कि आप शॉर्ट हैं, आप टॉल हैं, हैवी हैं, क्या है। अब शॉर्ट बंदा है, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, तो शॉर्ट ऑलरेडी शॉर्ट है, अगर सपोज वो एक कॉम्बिनेशन पहन के आ जाता है जैसे ब्लैक और वाइट का। अब अल्लाह ताला ने आइज़ को बड़ी हर चीज़ को हिकमत के साथ बनाया है, तो आइज़ करती हैं ऊपर से प्रोसेस करती हैं बंदे को और उसके बाद नीचे जाती हैं। तो लेट्स से एग्जांपल, आपने अगर ब्लैक पहना हुआ है, उसके बाद आई करेगी कि ब्लैक जहाँ ख़त्म होगा वो रुक जाएगी, उसके बाद वो नया कलर आ गया, नया प्रोसेस करेगी, अदरवाइज वो सारा ब्लैक कलर हो गया ना। तो अगर आपने ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, तो विजुअली स्पीकिंग आप अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं हाफ में। तो अगर 5 फुट के हैं तो आप 2.5 फुट के लगेंगे। तो इसमें हाँ ऐसे है एल्यूजनी, जिसे एल्यूजनरी ड्रेसिंग कहते हैं, एल्यूजनरी टेक्निक्स हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपके सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपने जैसे डार्क जैकेट पहनी है, उसके साथ आप मोनोक्रोमेटिक कलर में चले जाएं। हर कोई आपकी तरह टॉल और स्लिम तो नहीं होता ना। नहीं, उसी की बात कर रहे हैं ना, तो वो भी टॉल लग सकता है। लेकिन सर आपने अपनी हाइट का नाजायज़ फ़ायदा उठा के वेट गेन भी कर सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को ट्रिम रखा हुआ है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। देखिए अगर आप जो है ना, लेकिन एक मोटिवेशन है, जब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने बाय द वे हम यहाँ पे किसी को व्यूअर्स फैट शेम नहीं कर रहे, पर बात सिर्फ इतनी है कि देखिए कपड़े जब आपने थोड़ा सा अपनी फिटनेस का ख्याल रखा होता है तो वो कपड़े भी उसी हिसाब से फिर फिट आते हैं आपको। और अल्टीमेटली अगर आप बॉदर्ड नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर हम बड़ी कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें व्यूअर्स मैटर करती हैं। बल्कि मैंने ये देखा मैम कि जगन के बंदा लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्टार्ट ड्रेसिंग वेल, तो आपको इंस्पायर करती है कि अपनी बॉडी को भी फिट करें, यानी अदर वे अराउंड। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जब वज़न कम कर लूँगा उस वक्त मैं ड्रेसिंग शुरू करूँगा। तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, आप आज ऑपरेट कर रहे हैं, आप लोगों को मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं,
तो आप तो होल्ड पे चले जाएं, लेकिन वर्ल्ड तो होल्ड पे नहीं है, वो तो आज देख रही है ना आपको। तो आज की बॉडी के लिहाज से आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, कॉलर्स से कितना को फर्क पड़ता है? कॉलर, आप शर्ट कॉलर की बात कर रहे हैं, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपने देखा कई लोग हैं शर्ट कॉलर जो है कॉलर का पता है जो एंज करके आता है। राइट राइट। देखें इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, क्योंकि हम इमेज कंसल्टेंट, तो इसमें जो साइंस है वो ये है कि आपकी फेस शेप क्या है और कॉलर की शेप क्या होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आप हमारे पास जैसे कि क्लासिक शेप है और यही हमारे पास 6 शेप्स हैं, तो कौन सी शेप? तो मैं फॉर एग्जांपल अपनी मिसाल देता हूँ, लाइक आई हैव अ लॉन्गर फेस, तो अगर इस पे मैं लॉन्गर कॉलर पहन लूंगा, जैसे इटालियन कॉलर, और मैं ऐसे लगेगा यू नो हम लाइक यू नो फ्रॉम हियर टू आप हियर, मुंह ही मुंह लगेंगे। एग्जैक्टली, आपका नाम ही मिस्टर मुंह हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो एस्थेटिकली आई एम नॉट गोना लुक गुड। तो इसमें बेसिक साइंस ये है कि फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा स्प्रेड किया है, ये चीज़ स्प्रेड बोलते हैं। जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ज़्यादा फिर अगर आपका फेस जो है उसके हिसाब से मैंने इसे मीडियम स्प्रेड किया है। आई थिंक दिस बैलेंस माई फेस। अच्छा, दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो स्टाइल में आजकल क्या चल रहा है उसको भी हमने ख्याल में रखना है। क्या हर किस्म के कॉलर के साथ टाई पहनी जा सकती है सर? देखें हर किस्म के और कॉलर, क्या हर इंटरव्यू में टाई पहननी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि अगर फॉर्मल आप लेट्स से एग्जांपल आपने MBA वगैरह किया हुआ है, आप एक एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो टाई इज़ अ मस्ट, आपको पहननी चाहिए टाई। लेकिन अगर आप IT वगैरह फील्ड से बिलोंग करते हैं या किसी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपको ब्लेज़र ज़रूर पहनना चाहिए, टाई इज़ नॉट नेसेसरी। अगर पहन लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यू नो ना पहने तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यह कि कॉम्बिनेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप फ्लैशी सी जैकेट पहन के चले जाते हैं, ब्लेज़र पहन के चले जाते हैं, जैसे बरगंडी कलर का, मैरून कलर का, या किसी दैट लुक्स हॉरेबल। तो आपने क्या करना है, नेवी जैकेट जिसे कहूँगा, नेवी ब्लेज़र, क्लासिक नेवी ब्लेज़र। अच्छा, उसके साथ वो चमकदार बटन नहीं लगे होने चाहिए जो अब ये देखें ना व्यूअर्स, कुछ पावर टाइज भी शेयर की हैं। अब क्योंकि जैसे कि हम टाई की बात कर रहे हैं, तो व्यूअर्स याद रखिएगा कि ये जो जैसे आप देख रहे हैं सॉलिड्स में टाइज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे कि आपने एक बड़ी खूबसूरत पोल्का डॉट नेवी एंड वाइट पोल्का डॉट्स के साथ पहनी हुई है, वाइट आपकी शर्ट है और आपका ग्रे बहुत ही खूबसूरत सूट है। थैंक यू वेरी मच। यही आइडिया है कि आपने कंबाइन कैसे करना है। पावर टाइज के बारे में ये कहूँगा कि जैसे आपने बताया कि सॉलिड दे एब्सोल्युटली दे आर इजी टू कंबाइन ऑल्सो। सॉलिड टाई लगा लें, आपके पास सॉलिड शर्ट है और उसके बाद एक और वट एवर कलर दैट सूट यू आर वेयरिंग। उसके बाद दूसरी है, वो उसे कहते हैं पोल्का डॉट, दे आर वेरी स्टाइलिश टाइज। अगर आप स्टाइलिश थोड़ा सा लगना चाहते हैं और प्रोफेशनल भी लगना चाहते हैं तो पोल्का डॉट इज़ द वे टू गो। आज मैं आपके शो में आना था, आई थॉट आई शुड लुक अ लिटिल बिट स्टाइलिश। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो है कि जो टेक्सचर टाई है, जिसे पाकिस्तान में सेल्फ बोलते हैं, वो इंतहाई सेल्फ एम्बॉस, उसे बड़ी सोफिस्टिकेटेड टाई समझा जाता है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, अब मेरे मियाँ वकील हैं, फैसल इज अ लॉयर। अब देखें ना, एक उनका एक तरह से यूनिफॉर्म है जी, वो डबल वेंटेड ब्लैक सूट पहनते हैं जी। उनको ही प्रेफर्स द मोर क्लासिक स्टाइल, ठीक है। वो वाइट शर्ट भी जो पहनते हैं, बड़ी अच्छी वाइट शर्ट पहनते हैं जिसके कॉलर पे उनका FN मोनोग्राम है, जिस तरह के आपने भी अपना किया हुआ है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे टचेस होते हैं व्यूअर्स। हमेशा वो कफ लिंक्स जो हैं कुछ मजे के, कुछ इंटरेस्टिंग पहनते हैं। अच्छा, सॉक्स वो हमेशा फंकी पहनते हैं। सो टोटल उनकी आपकी एक सोबर वकील वाली लुक है। अच्छा, टाई वो ब्लैक ही क्योंकि पहननी होती है तो एम्बॉस्ड पहनते, तो थोड़ा सा लग वो भी वकील रहे, लेकिन थोड़ी सी एक एलिगेंट और एलिवेटेड लुक आ जाती है। अब उनकी जब उन्होंने कोर्ट जाना होता है, उनके जूते मुख्तलिफ हैं उन्होंने रखे हुए। उन्होंने अपनी, जब हमने किसी जगह जाना होता है, किसी शादी वादी इस तरह के ओकेजन पे मुख्तलिफ है। कैजुअल गेट टुगेदर के जूते मुख्तलिफ हैं, गोल्फ के उनके आउटफिट्स फर्क हैं। जैसे अब जो टू पीस सूट है उसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट गारमेंट यू कैन वेयर, तो उसके साथ लेस अप शूज जो हैं वो बेस्ट हैं। लेस अप शूज है, स्ट्रॉन्ग गारमेंट, स्ट्रॉन्ग शूज, दैट्स हाउ इट गोस। मुझे जिस चीज़ पे हमेशा कंफ्यूजन होती है और अब बड़ी होती है, वो ये है कि देखिए अब जॉब सिचुएशंस एंड जॉब स्ट्रक्चर्स भी सर बदल गए हैं। कुछ ऐसी काम की जगह होती हैं जहाँ पे वो कहते हैं जी हमारी कैजुअल वर्क एनवायरनमेंट है। अब ऐसी सिचुएशन में किस तरह क्या, अब वहाँ पे आप सूट पहन के जाएंगे तो बट निकर भी नहीं पहन सकते, उधर क्या करें लड़के? तो यही है ना, मिडल में क्या करना है। देखिए, या तो लोग कहते हैं या फॉर्मल है, तो या फिर वो जिसे मैं कहता हूँ स्ट्रीट वेयर है, टी शर्ट है, जीन्स हैं, पोलोस हैं, तो आई वुड एग्जैक्टली। मैं तो वो उस बच्ची का इंटरव्यू नहीं भूलती जो आई थी, उसकी टॉर्न जीन्स थी और उसने क्रॉप टॉप पहना हुआ था, एंड आई जस्ट, मुझे नहीं, मतलब द पॉइंट इज वो बड़ी अच्छी लग रही थी बच्ची, लेकिन वो जॉब का इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट नहीं थी उस ओकेजन पे। वो शी वाज नॉट लुकिंग गुड। तो जब मैंने उसे कहा कि मैंने कहा नॉर्मली डू यू ड्रेस लाइक दिस, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा हमारा थोड़ा सा एक ड्रेस कोड का होता है। कहती नहीं, वो असल में मैंने लंच पे जाना था ना इसके बाद, तो इस वजह से मैं वही कपड़े पहन के आ गई। अब मैंने कहा कि अगर
इंटरव्यू कम अहमियत रखता था और लंच ज़्यादा अहमियत रखता था, तो फिर शायद प्रायोरिटीज फर्क है। Right. अब देखें, उनकी सिर्फ ड्रेसिंग से एक सवाल उठा, उस सवाल से ये पता चला कि वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस बच्ची के लिए था कि मैंने लंच पे अपने जाना है, तो मेरी ड्रेसिंग कूल और फंकी होनी Right, चाहिए। right. तो मुझे क्या पता चला कि ये बंदा सीरियस नहीं है, नहीं, एब्सोल्युटली। और बात सिर्फ शुरू हुई ड्रेसिंग को देख जी, के। जी। तो अब बात कर रहे थे जो कैजुअली कैसे ड्रेस करना है। हाँ तो जी। कैजुअली आई वुड से कैजुअल काम की जगह काम में, की हाँ। जगह पे, लेट्स से आप आईटी के बंदे हैं या आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, या अगर आप मार्केटिंग लेक्चर्स की, हैं, सेल्स प्रोफेसर की हैं, फील्ड में आपको सूट रिक्वायरमेंट नहीं गई होती। हैं, तो उसमें फिर मैं ये कहूँगा कि आपको ब्लेजर, डेफिनेटली जैकेट जो है ना वो आपको अथॉरिटी भी देता है, इवन दो दैट यू मे नॉट हैव एंड ये अथॉरिटी। मर्दों और औरतों को बाय द वे दोनों को apply दोनों की करता बात है। कर आप रहे हैं। सैक पहन लें, आप फिटेड पहन लें, आप स्ट्रक्चर्ड पहन लें, जी, डिपेंडिंग। जी, exactly. बट अब ये तीनों स्टाइल, जैसे कि सैक है या स्ट्रक्चर्ड है या फिटेड है, ये तीनों किस किस्म की बॉडी टाइप्स को लेकिन पहनने जो चाहिए? सैक है ना वो तो ये है कि आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर एनीबॉडी, क्योंकि इवन Heavier फॉर ए person- हैवियर पर्सन को भी सैक पता है क्या लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे टेंट है। यू नो, आई हैव नोटिस दिस, आई हैव ड्रेस्ड मोर देन 50,000 men and women in my lifetime. Everybody has some strength. तो आप स्ट्रेंथ को देखें कि आपके फीचर स्ट्रॉन्ग कहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव स्ट्रॉन्ग शोल्डर, यू हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट, मैन की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद आपकी लेट्स से टमी है या आप हैवी हैं, आप हिप्स में हैवी हैं, तो वी कैन मेक इट मोर अकोमोडेटिंग इन दोज एरियाज। और जो एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग हैं उनको एक्सेंचुएट करना है, जो एरियाज आपके वीक हैं उनको हमने कामोफ्लैज करना है। तो दैट्स द होल आइडिया। लेकिन अगर आप सैक पहन लेंगे तो फिर आप टेंट की तरह लगेंगे, ऐसे लगेगा जैसे ऊपर से लेकर नीचे तक आपने एक टेंट पहना हुआ है। एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में एस्थेटिकली कोई चीज़ देखता नहीं है। टेलर्स भी आपसे पूछते हैं कि जी बताएं क्या करना है, आप ही उनको गाइड करते हैं, उनको भी कुछ नहीं पता तो आपको भी कुछ नहीं पता, तो एंड रिजल्ट जो है वो इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। सो आई वुड से कि सैक जो है वो इज़ नॉट ए गुड लुक, और उसमें आप शेप के साथ पहन सकते हैं। फिटेड जो है वो तो उसके लिए अच्छा लगता है, द वंस हु हैव अ ग्रेट बॉडी ऑब्वियसली। और एक्सट्रीम फिट तो आई वुड नॉट रेकमेंड। वो भी बुरा लगता है जब बहुत बुरा फंसी हुई लगता है। शर्ट्स पहन के लोग आ जाते हैं ना इंटरव्यू, और स्पेशली अगर आप बटन डाउन शर्ट सिर्फ पहन के आ रहे हैं, जैसे कि सर ने कहा एक ब्लेजर होना चाहिए। और देखिए व्यूअर्स, ये इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे हम अपने करियर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तालीम की और दूसरी जी, चीज़ों की, बिल्कुल। तो आपकी लुक भी एक इन्वेस्टमेंट है आपके अंदर। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ आप इसे भाई जो एक्सपेंस मत दिखता है देखो। वो बिकता है। एक्चुअली ये मीडिया में नहीं आप अप्लाई करती, या पूरी दुनिया में हर एरिया में अप्लाई करती। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि क्लोथिंग को आप एक्सपेंस मत समझें। अगर आप एक्सपेंस समझते हैं तो फिर आप समझते हैं कि अच्छा सेल पे कौन सी चीज़ लगी हुई है, यू नो वेदर इट फिट्स यू और नॉट, आप उसकी ग्रेविटेट टुवर्ड्स सेल दैट। पे ज्यादातर वही चीज़ होती है जो ज्यादातर लोगों ने रिजेक्ट कर दी। एग्जैक्टली, वरना जैसे जो चीज़ पंजाबी में इतनी कहते हैं अच्छी- रैंद खूंद होता है उसमें, यू नो एब्सोल्युटली नोबडी वांट्स दिस। तो आप एक प्रोफेशनल हैं, आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपनी ट्रेनिंग स्किल सेट के ऊपर, तो व्हाई वुड यू नॉट इन्वेस्ट अ लिटिल बिट? आई डोंट थिंक इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ मनी, इट नीड्स प्रॉब्ली सम मनी, लेकिन लो बजट में भी आप बड़ा अच्छा ड्रेसअप कर सकते हैं। फाइनली कलर्स, जी, कलर्स की कॉम्बिनेशन, कौन से कलर्स अवॉइड करने चाहिए? अच्छा, corporate world पहले मैं कहूँगा कि जो कलर्स जो है ना वो अवॉइड करने चाहिए, हमारी स्किन टोन पे, पाकिस्तानी स्किन टोन पे अच्छे नहीं लगते। आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन पे वो जितने भी ब्राउन के शेड्स हैं, जितने टैंस के शेड्स हैं, जो गोरों पे अच्छे लगते हैं हमारे ऊपर अच्छे नहीं लगते। जैसे उसमें ग्रीन्स हैं, उसमें पेपरिका है फॉर वीमेन, यू नो उसमें रस्ट है, ऑल दैट। खिज़ां के पत्ते जो हैं ना, जो उनमें कलर्स हैं वो सारे गोरों के कलर्स हैं। हमारे कलर जो हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं, सबसे बड़ा अच्छा कलर तो ब्लैक लगता है। ब्लैक, मैन और वुमन डजंट मैटर, आपने अगर ड्रेस लिया है या अगर आपने टू पीस सूट लिया बड़ा है, सेफ कलर है। सेफ कलर है। और दूसरी बात है इसमें पावर है, इट्स द एब्सोल्यूट पावर कलर। लेकिन तपती गर्मी और आउटडोर के लिए काला नहीं है। ऑब्वियसली नॉट। नहीं सर, वो होता है ना कि कुछ जैसे कि अगर कोई कॉर्पोरेट इवेंट है और सबने वहां पे जाना है और दोपहर का इवेंट है, तो प्लीज मेहरबानी से काला सूट पहन के ना जाइएगा, लोग घबरा जैसे जाएं। इवनिंग एंड यू नो उसके लिए या बड़ा अच्छा है। इंटरव्यूज के लिए भी ठीक है, इंटरव्यू के हाँ। लिए बड़ा अच्छा है। अच्छा, दूसरा कलर जो है बड़ा अच्छा है वो डार्क नेवी है। डार्क नेवी इज़ ए ब्यूटीफुल कलर। इसमें दोनों चीज़ें, इसमें पावर भी है, अप्रोचेबिलिटी भी है, और ये इट फॉल्स वेल विद ऑल सोशियो इकोनॉमिक लेवल। और मर्दों और औरतों दोनों को सूट करता है। दोनों को सूट करता है। और तीसरा जो है वो है चारकोल ग्रे या मीडियम ग्रे जो मैंने पहना हुआ है। दीज आर ओनली द 4 कलर्स आई वुड सजेस्ट। इसके अलावा और कोई कलर्स जो हैं उनको एक्सपेरिमेंट ना करें। और बाय द वे अगर आप देखें G7 के तमाम भाई, प्रेसिडेंट्स नौकरी शौकरी अगर शुरू हो जाती है आपकी और आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द वाले, देखिए थोड़ा सा ना, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के रंग में ढल जाएं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि एक एटमॉस्फेयर है और एक दफ़ा चेक कर लें कि जी कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड, कोई स्पेसिफिक चीज़ें, फिर आपने जो पहनना है उसके हिसाब से पहने। क्योंकि देखिए स्कूल में भी हम एक यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, उस पर कोई गिला शिकवा नहीं था क्योंकि सारे ही पहन रहे थे।
तो काम की इन्वायरमेंट में अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अंदर फिट होते हुए अगर आपकी चीज़ें पूरी हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज जो सर ने ऑप्शंस दिए वही बेहतरीन ऑप्शंस है, सेफेस्ट ऑप्शन है। शर्ट में वाइट शर्ट इज द बेस्ट। वाइट शर्ट मींस ट्रस्ट मी, वाइट अच्छी शर्ट मींस 3-4 वाइट शर्टें हर बंदे के पास अच्छी होनी 3-4 होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। उसमें एक टेक्सचर शर्ट भी है, जैसे मैंने भी टेक्सचर शर्ट पहनी है, तो ये इवेंट वगैरह के लिए अगर आप जा रहे हैं तो दैट्स ए गुड ऑप्शन। अदरवाइज प्लेन वाइट शर्ट जो है ना, दैट विल डू इट। सर फाइनली योर मैसेज टू आवर व्यूअर्स, वो जो कहते हैं ना, टॉपिक तो बहुत हमारा बड़ा सा है, लेकिन वक्त आपको पता है हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट का होता है, तो क्या आपका पैगाम होगा हमारे व्यूअर्स को? मैसेज ये है कि यू नो व्हेन यू ड्रेस अप इन द मॉर्निंग, व्हाट यू हैव टू सी इज़ कि आपकी ड्रेसिंग जो है कैसी लग रही है, आप कामयाब लग रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आप एक ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लग रहे हैं, आप में अथॉरिटी लग रही है। अगर ये सारी चीज़ें लग रही हैं आपकी ड्रेस से, तो देन आई थिंक यू आर वेयरिंग द राइट ड्रेस। अगर आप समझते हैं कि वो दैट्स मिसिंग, देन आई थिंक यू शुड रीविजिट योर वार्डरोब। और याद रखिए कि आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए, और वो सिग्नेचर लुक का मतलब ये नहीं कि आपने सेम कलर पहने हुए हैं। इसका मतलब है कि आपका जो कट है, आपकी जो फिट है, जो आपके कलर्स हैं, वो सारे जो है ना, वो दे शुड बी वेरी होमोजीनियस, और वो दे शुड वर्क विद ईच अदर। एंड इफ़ यू विल लुक लाइक दैट, देन यू विल बी लुक लाइक अ पर्सनल ब्रांड, and I think you should look like a personal brand. Thank you so much, sir. Bless you. Thank you so Thank much you for very joining much. us. Thank you. And इंशाल्लाह हम आपको गाय बगाए तकलीफ देते रहेंगे शो के लिए। Thank you very much. व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हर दा उसदा नाम चितारन वाला, किसे मैदान ना हरदा। जे देखा मैं अमला बल्ले, ते कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे देखा तेरी रहमत वल्ले, ते बल्ले बल्ले बल्ले। जे देखा तेरी रहमत वल्ले, ते बल्ले बल्ले बल्ले। एक गुनाह मेरा माँ पे वेखे, ते देवे देस निकाला। लख गुना मेरा अल्लाह देके, ओ पर्दे पावन वाला। लख गुना मेरा अल्लाह देके, ओ पर्दे पावन वाला।
दरिया हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा मेरा ते मैं अन्ना ते दिल कन रस्ता देवे कौन संभाला तके देवण वाले बोते ते तू हथ पकड़न वाला चंगी सूरत ते आशिक होना कादिए दानाई आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शक्ल बनाई आशिक बन तू उस सोने दा जिसे शक्ल बनाई खस खस जिन्ना कदर ना मेरा ते मेरे साहिब नू वड्याइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे प्यारे बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट लोग आज हमारे साथ हैं। ऑफ कोर्स हमारे दो सुपरस्टार्स जो हमारे साथ हैं, द वेरी वेरी टैलेंटेड, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हिना नसरुल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन आप सूफ़ी सिंगर हैं और आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। के साथ इनके बहुत ही टैलेंटेड भाई एंड मेरे भी बड़े लाडले छोटे भाई हैं ये हसन नसरुल्लाह हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को देख के अब बेहतर। लेकिन आपसे बात करने से पहले कुछ बहुत ही अहम मेहमान हमारे साथ हैं। वो खैर मेहमान कम और हमारे घर के मेंबर ज़्यादा हैं। बिल्कुल। घर वाले कहने वाली थी, फिर मैंने कहा नहीं, घर के मेंबर बेहतर टर्म होगी। तो हमारे साथ शहजाद अली ऑन द कीबोर्ड, मोहम्मद इकबाल ऑन द बेस गिटार, वी हैव मोहम्मद इकबाल साहब ने हेयर कट भी कराया है, क्या बात है सर। अच्छा, साथ साथ आबिर अली है ऑन द फ्लूट एंड देन वी हैव शाहिद अली ऑन द तबला एंड जग्गू दादा, बेटर नोन एज जग्गू खान ऑन द ढोलक। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा प्यारे प्यारे लोगों को तो मिस नहीं कर सकते ना, दूसरे प्यारे प्यारे लोगों के साथ। तो अब सबसे पहले तो है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम पीटीवी पे हैं, हम दोनों के करियर का आगाज़ एक तरह से पीटीवी के साथ ही हुआ। पीटीवी का शो आंगन आंगन तारे, कुछ इसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल जी, आंगन आंगन तारे से मैंने आगाज़ किया था और हदीका कियानी जी जो थी वो इस प्रोग्राम को होस्ट किया करती थी और उन्होंने, मैं समझती हूँ कि मुझे उस प्रोग्राम में लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की।
बहुत ज़्यादा कोशिश की, बल्कि उन्हीं की वजह से मैं उस प्रोग्राम में आई। अच्छा, उन्होंने क्यों इतनी कोशिश की? क्योंकि आपका उनके साथ पहले का कनेक्शन क्या था? बिल्कुल ऐसे था कि आई स्टार्टेड रेडियो पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पर आई, और चूंकि ये प्रोग्राम चलता था तो मैं अपने अब्बू से कहती थी हमेशा कि अब्बू जी मैंने इस प्रोग्राम में जाना है, मुझे इसमें जाना है। कहते थे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि रेडियो से फिर कनेक्शन हुआ और मैं PTV पहुंची, और अम्मी की एक दोस्त थी, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी जाएगी और प्लीज़ आप उसको भी एक चांस दें। तो वहाँ पे जो कि बच्चे गाने वाले होते थे, जो सिंगर्स थे, वोकलिस्ट थे, वो अलग बैठते थे, और जो गेस्ट होते थे वो अलग से बैठते थे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो वक्त गुजारा कि मैं गा नहीं पा रही इनके साथ। और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो अम्मी मेरी उंगली पकड़ के और हदीका जी के पास गई और उनसे वो भी कहा, बताया ना जब PTV के अंदर एंट्री कितनी मुश्किल से हुई हाँ है। वो तो हुई, बिल्कुल हुई थी, लेकिन किसी ये के कि पास के जरिए हम इंटर हुए PTV में पहली बार। अच्छा, किसी के पास पे? वही अम्मी की दोस्त जो थी अम्मी की उनके थ्रू। दोस्त। अच्छा, उन्होंने मुझे सुना, अम्मी ने कहा कि भाई मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती हैं, तो बेटा आप एक दफ़ा इसको सुने। और उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास और उन्होंने मुझसे वो सुना कोई गीत, और वो इतनी खुश हुई, और उन्होंने कहा कि ठीक है फ़लाँ दिन रिहर्सल है तो आपने ज़रूर आना है। और रिहर्सल पे मैं पहुंच गई। रिहर्सल पे जब पहुंची तो क्योंकि हदीका बहुत पर्टिकुलर है, वो खुद भी कॉन्सर्ट्स वगैरह में वो कहती है कि जी मैंने कोई ट्रैक ट्रूप पे नहीं गाना, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना, मैं लाइव गाऊंगी, अपने म्यूजिशियंस के साथ गाऊंगी। और ये एक बड़ी उनकी अच्छी हैबिट है। वरना तो सिंगर कहता है ना कि भाई पैसे मिल रहे हैं, डायरेक्ट पैसे पकड़ो, ट्रैक चला दो, पीछे से गाना गा लेंगे। बट वो खुद क्योंकि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे तवज्जो देती हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? रिहर्सल पे मैं पहुंच गई, और अल्लाह पाक बख्शिश फरमाए जी खलील अहमद साहब की, वो बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त है। उन्होंने कहा जी ऑलरेडी यहाँ पे इतने बच्चे बैठे हुए हैं तो हमारे पास तो जगह नहीं है, तो आई एम सॉरी आप इनको मना कर दें। तो वो कहने लगी अंकल आप प्लीज़ इनको एक चांस दें, इसकी बहुत अच्छी आवाज़ है, आप एक बार इसको सुने तो सही। उन्होंने कहा कि आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। एक बार कहा, दो बार कहा, अब मुसलसल 1-1.5 घंटा मैं और अम्मी हम खड़े रहे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना वो उनको बार बार कह रही थी आप एक चांस दें, इसको सुन लें आप प्लीज़ एक दफ़ा इसको। तो एट द एंड उन्होंने उसको डांट दिया कि अब दोबारा आपने मुझसे इस मौजू पे बात नहीं करनी। लिटरली उनकी आंखों में आंसू आ गए, और वो मुझे तसल्ली दे रही थी कि मैं फिर कोशिश करती हूँ। वो रो रही थी इस बात पे भी कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, आप एक दफ़ा सुने। 2 घंटे हो गए, उन्होंने कहा अभी ये जा नहीं रही, वो ज़िद करी जा रही है। तो तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद उन्होंने, अच्छा मैंने अम्मी से उस दौरान कहा कि अम्मी देखें बुरी बात है, वो सुनना ही नहीं चाह रहे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप चलें वापस। अम्मी ने कहा नहीं खड़े रहो, कुछ ना कुछ करके जाएंगे यहाँ से। तो एट दी एंड उन्होंने कहा वो बच्चे इधर आओ, बुलाया मुझे और फिर खड़ा किया। ऐसे ही खड़े होके उन्होंने मुझसे जब सुना तो उन्होंने कहा सारे बच्चों को भी क्लैपिंग करो, ये तो बड़ी अच्छी आवाज़ है। फ़ौरन से उन्होंने मुझे तराने दिए 8-10 जो थे, और वो मेरे लिए बड़ा खुशी का और बहुत ईद का दिन था मेरे लिए। और फिर उन्होंने हदीका जी ने मुझे बहुत प्यार तराने दिए। बिल्कुल, वो क्योंकि एक प्रोग्राम में हम गाते थे, 8 से 10 तराने हुआ करते थे एक प्रोग्राम में, और लीड पे ये गाते थे। फिर ये था कि लीड पे फिर मैं आ गई और मैं हमेशा तो कह रही हूँ 8-10 तराने एक ही बंदे को दे देना, इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं गाते हम सब इकट्ठे ही थे, लेकिन ये है कि मैं चूंकि माइक पे हुआ करती थी, मेरे पे कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई थी, तो ये मेरा आगाज़ था। और उसमें मैं समझती हूँ उनका बहुत बड़ा आता है मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने में। लेकिन जब पहली दफ़ा इस तरह परफॉर्म किया तो घर वालों का, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? छोटू का क्या रिस्पॉन्स था? ये तो मेरा बहुत ही समझ लें कि सच्ची बताएं तो बहुत प्यार है मुझे इससे, और जितना ये मेरी हिम्मत बनाता है ना, इसकी वजह से शायद मैं अभी तक बड़ी स्ट्रांगली खड़ी हुई हूँ और काम कर रही हूँ। और बताओ भाई आपको अच्छा लगता है? आप जब पहली दफ़ा इनको परफॉर्म करते हुए देखा बहन को, फिर आप भी इस तरफ आए हो तो उस पर भी मैंने बात करनी है। आगन आगन तारे में मैं भी साथ आता रहा हूँ, और बस वो बच्चे जहाँ बैठते थे बच्चे जहाँ वहाँ पे बैठते हैं बैठता। वहाँ पे, हाँ। और मैं बाकायदा जिद करता था कि मुझे भी पढ़ाए, लेकिन वो खलील अंकल जो थे वो बहुत ज़्यादा सख्त थे। और फिर इसी तरह आहिस्ता उस वक्त आहिस्ता गला भी नहीं पक्का था प्रॉपर। हाँ, जाहिर सी बात, You were बचपन very का young. बिल्कुल ही मैं वैसे साथ आता था घर में, बस इसी तरह ही आहिस्ता। वो जानना चाह रही हैं कि आपने मुझे जब सुना जब first time सुना तो यहाँ इस उनको तरह, पहली वो दफ़ा कैसे? बहन को परफॉर्म वो करते हुए, अब आगे ठीक लगने लगा है। अब क्या मैं तुम्हें बोलूँ, हसन ने अपनी कोई ना कोई बात कहनी होती है बड़ी ज़रूरी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अपनी एंट्री पहली कब हुई मेन पे? मेन पे PTV पे हुई है मेरी नात के हवाले से। अब
आगन आगन नहीं तार हसन, उसी दौरान एक पंजाबी प्रोग्राम चलता था सजरे फुल, सजरे फुल उसमें आप गाया करते मैंने थे। गाया भी था, पंजाबी- लेकिन मैंने पंजाबी गीत। पंजाबी गीत, लेकिन नात में पहले मैं आया हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि फिर गीत में भी फिर इसी तरह बच्चों के प्रोग्राम में साथ साथ और रेडियो पे भी हम इकट्ठे जाते रहे हैं। अच्छा, रेडियो का एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ रेडियो की जर्नी के बारे में बताओ, वो जर्नी कैसे शुरू हुई? क्योंकि आगाज तो वहाँ से हुआ, वहाँ से फिर हम पीटीवी आए। बिल्कुल स्टार्ट तो मैंने बिल्कुल किया, आई वॉज इन 2 क्लास, हमें तो 2 क्लास में थी, तो उसी दौरान रेडियो पे जाना होता था। वहाँ पर भी कितार लगी होती थी, इतना मुश्किल था। आप सोचें इतवार वाले दिन, यानी पूरा दिन आप पूरा हफ्ता स्कूल जाएं, और इतवार वाले दिन भी अम्मी अगर सुबह 8 बजे उठा दें कि 9 बजे लाइव प्रोग्राम है और आपने जाना है, और सुबह सुबह मैं उठना और अम्मी से जाना। करती हूँ बात ब्रेक में। मैं यही सोचती थी मैं कि भी उस दिन भी छुट्टी नहीं इनके देते। साथ ही रहा हूँ, क्योंकि मैं गोद में होता था मम्मी की। अब तो आप मैं इतने शुरू से छोटे नहीं साथ थे ना लाई। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल, वो अभी भी फीडर में दूध पीता है, मासूम बच्चा हमारा। हमारा तो चूचू बेबी है ये। अच्छा, बाय द वे व्यूअर्स, आपने हमें माफ कर देना है, क्योंकि इनका भी लाडला है, मेरा भी लाडला है, तो हम दोनों बहनें मिलके ना इसका थोड़ा कीमा भी निकालेंगे दौराने शो। भाई सिर्फ किचन में क्यों कुकिंग हो, हाँ, कुछ हम ये भी भी तो है। साथ बिठा के भी तो कुकिंग कर सकते हैं ना, कीमे वाली। है, अच्छा, सो नाउ जब क्लास 2 से ये जर्नी शुरू हुई और अब इस स्टेज पे यू नो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, एक रिस्पेक्ट, एक रिगार्ड आपकी है पूरी दुनिया के अंदर, उस वक्त में और अब में हिना में क्या फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा आजिज़ी आई है, बहुत ज़्यादा इनकसारी आई है, वो बहुत तो हमेशा ज़्यादा से थी हिना, I've never met नहीं you नहीं, और ज़्यादा आ attitude गई के है। साथ। मैं ये समझती हूँ कि ये जब लोग आपसे फैंस आपसे प्यार करते हैं ना, और आपको बगैर किसी गरज के इतने खूबसूरत लफ्ज़ों से नवाजते हैं, खूबसूरत जुमलों से नवाजते हैं, तो ये अल्लाह की इससे बेहतरीन अता एक आर्टिस्ट के लिए हो ही नहीं सकती। मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम और तोहफ़ा है, और मैं तो हर वक्त रब्बे करीम का शुक्र अदा करती हूँ इस हवाले से। अच्छा, अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो एक कोलैबोरेशन आप दोनों ने किया है, देखिए एक तो बड़ा खूबसूरत कसीदा पुरता शरीफ आप तीनों बहन भाइयों ने एक साथ पीटीवी के लिए बनाया, और बाय द वे वो अभी भी मैं अपनी गाड़ी में अक्सर जब मैं डिस्टर्ब्ड होती हूँ, कोई ऊंच नीच का मामला होता है, तो जो आप तीनों भाई बहनों ने मिल के गाया है ना, कलाम मतलब कलाम पेश जी, किया, कसीदा पुरता कलाम पेश किया, वो इतना खूबसूरत है कि वो मैं आपको व्यूअर्स आपको भी रेकमेंड करूँगी। वो पीटीवी की एक रिकॉर्डिंग है और वो यूट्यूब पे भी आपको आराम से मिल जाएगा, ज़रूर सुनिएगा व्यूअर्स। वो क्या खूबसूरत एक तोहफ़ा आपने तैयार किया है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप दोनों की कोलैबोरेशन पे भी बात करनी है, और ये भी अंडरस्टैंड करना है कि छोटे भाई के साथ काम करना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि छोटे भाई तो यही सोचते हैं कि यार सारे जतन हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहनें होती हैं जो हर किस्म की टेंशन में होती हैं। सो ब्रेक के बाद इस पे भी बात करेंगे, अब करियर की ट्रैजेक्टरी किस डायरेक्शन में जा रही है, मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज आज तक आप दोनों की, इन सब चीज़ों पे बात होगी ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमारे साथ द ब्रिलियंट हिना एंड द टैलेंटेड हसन है। ऑब्वियसली जब मेरी सहेली साथ होगी तो छोटे भाई को हम दोनों मिलकर तंग ही करेंगे, लेकिन इस पे हम जरा आगे जाके बात करेंगे। जल्दी से किचन में भी नज़र डाल लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। जी शेफ को है चिकन टिक्का बोटी विद ग्रेवी और साथ रायता और सलाद। वंडरफुल, बिल्कुल डन। तो अर्ली लंच भी हमारा तैयार हो गया, ब्रंच तैयार हो गया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके, सो हिना ये बताइए कि सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस, सबसे यादगार परफॉर्मेंस कौन सी थी आपकी? और यही सवाल आपसे भी है सर। ढाका फेस्टिवल था हमारा, उसमें सारे तकरीबन इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे, इंडिया से भी, मतलब हर मुल्क से थे, और उसमें माशाल्लाह गैदरिंग जो क्राउड था वो भी बहुत ही जेन्युइनली सुनने वाला था। तकरीबन 50-60,000 के करीब क्राउड था वो वाला, और लाइव परफॉर्मेंस थी, और उसमें फुटबॉल ग्राउंड था वो। हाँ जी, काफ़ी बहुत अच्छा क्राउड था। उसमें परफॉर्म किया था मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें की, लेकिन एक कलाम किया मैंने था उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का, अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, वो बहुत अच्छा गया, बड़ा लोगों ने इससे मुझे प्यार दिया, और उसको ओवरऑल पूरी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा पजीर आई मेरी। तो मेरे हिसाब से वो मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हसन, आपकी सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस क्या रही है? अभी तो बहुत मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस आने भी हैं इंशाल्लाह। अच्छा ढाका में लगा, बांग्लादेश में,
उसमें हमारी टीम हमारे साथ थी और वो बड़ा अच्छा वहाँ पे। ये बड़ा कंफर्ट जोन हो जाता है कि आपकी जब टीम आपके साथ होती है, आपकी डेफिनेटली सारी प्रैक्टिस रिहर्सल, आपकी सारी तैयारी बिल्कुल उनके साथ होती है। नए लोगों के साथ एक दिन पहले 2 दिन पहले भी करो तो वो हमारे अक्सर जो इंटरनेशनल टूर्स जो रह जाते हैं ना, जो मैं नहीं कर पाती, वो इसकी वजह ये होती है कि भाई टीम के बगैर मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि आना सुनना तो आपने हमें है, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हम आपको सुना पाएंगे कि तो फ़ायदा नहीं है इतना ट्रैवल करने का। वही चीज़ है ना, आपका साउंड सिस्टम, उससे बढ़ के आप और आपके म्यूजिशियन सबसे पहले, बिल्कुल है। उसके बाद फिर मैनेजर ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं उनके साथ आपकी भी एक कनेक्शन है। जी बिल्कुल ऐसे। वो कनेक्शन टूट जाती है तो फिर नए सिरे से आपको किसी के साथ और क्या पता आपके लेवल का बंदा मिले ना मिले, ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। होता है इस तरह, बिल्कुल ये होता है। लास्ट जब हम यूके में गए हैं जी तो वो वहाँ पे एक थे तबला नवाज, तो उनको कहा कि भी सांसों की माला आके एक दफ़ा ज़रा प्रैक्टिस कर लें। उन्होंने कहा नहीं याद है मुझे, और ऑन स्टेज हम पढ़ रहे हैं और वो तबला छोड़ के बैठा हुआ है, उसे समझ ही नहीं आ रही। समझ कहाँ से आनी थी, क्योंकि वो हर आर्टिस्ट का अंदाज़ अलग होता है पढ़ने का, गाने का, परफॉर्म करने का, तो उनको उसके मुताबिक ही चलना पड़ना था। वो उनके लिए मुश्किल हुआ फिर वहाँ। और उसके बाद ये फैसला किया है कि म्यूजिशियंस के साथ ही टूर करने हैं, अदरवाइज नहीं करने। नहीं अब तो माशाल्लाह हम जितने भी टूर कर रहे हैं अब अपनी तो जो टीम कर के रहे साथ करते हैं। अब तो भाई के साथ के बगैर भी कुछ नहीं इसके करना। बगैर ये तो क्या गुजारा ही मामला नहीं है, ये क्या मामला है, ये कोलैबोरेशन कैसे हुई? देखो तीनों भाई बहन को तो अक्सर, ऑब्वियसली सरवर भाई उनके साथ मेरा अपना एक बड़ा मुख्तलिफ सा प्यार लाड का ताल्लुक है, विद यू ऑल्सो, एंड देन ये छोटू तो वैसे ही लाडला है, इसको देख के मुझे अपना भी छोटू याद आ जाता है, अपना छोटा भाई। सो एनीवे ये तो यू गाइज आर लाइक माई फैमिली, बट ये दोनों की कोलैबोरेशन कैसे हुई? ये अब आप बताएं। ये आप ही बताएं। मैं बताऊं? अच्छा इधर बाय द वे बड़े तमीज में बैठा हुआ है, वरना सही टके 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 वो कहते हैं टक्के से जवाब हमें दे देता है। हाँ। हसन के साथ जो है ना माशाल्लाह से कोई भी कलाम का इंतखाब करना हो, इवन जब भी हम कोई नई चीज़ कंपोज करते हैं या हमारी टीम पूरी साथ बैठती है, तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बड़ा अच्छा गाइड करता है अबाउट रिदम के। कोई नया पीस डालना है बीच में तो, या कोई आवाज़ लगानी है या कोई जगह का बताता है कि इस तरह नहीं, इसको ऐसे लगाएं, तो बहुत सारी चीज़ों में ये गाइड करता है और बड़े अच्छे तरीके से करता है, और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ उसके साथ। अच्छाइयाँ भी हैं मुझ में। आप में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, इसीलिए आप हम सबके लाडले हैं। ये बात हमेशा याद रखना हसन, आप एक बहुत प्यारे इंसान हो, और मैंने आपको फर्स्ट ऑफ कैमरा देखा है, ऑन कैमरा मैंने आपको बाद में देखा है। बिल्कुल। और मैंने ये बात व्यूअर्स में बड़े आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ कि इस बच्चे को आप उस लेवल की फेम अचीव करते हुए देखेंगे जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि ये चुप चुप रह के ऐसे ब्रिलियंट इसके जहन में आइडियाज़ आते हैं, कुछ अजीबोगरीब भी आते हैं, लेकिन वो बड़े होने का एक हिस्सा है। अच्छा ना, इसको फिर हंसी आ गई तो तंग नहीं मैंने इसको करना छोड़ना। अच्छा हसन, आई वॉन्ट टू नो हाउ यू गाइज एंडेड अप कोलैबोरेटिंग। देखो साथ जाना मुख्तलिफ बात है, आप अपना करते हो काम, वो अपना करते हैं, फिर आप साथ बहन की सपोर्ट में, तो दोनों का एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कोलैबोरेट करना हुआ कैसे? ये ना जाने कब कैसे हुआ ये मामला, लेकिन बस मुझे जब पता लगा है कि अब ये, जब मेरे कान सुरीले हुए हैं कि भी अब ठीक शुरू हो गए हैं, तो फिर मैंने कहा कि ये बात सुनी आपने? देखिए गाना एक और चीज़ है और कान सुरीले होना वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वो फिर जब समझ आई तो फिर उससे पहले मैं सरो भाई के साथ था, उनकी गाड़ी वगैरह ड्राइव करनी और प्रोग्रामों पे जाना, फिर जब इनकी समझ आई तो इन्हें फिर इनके साथ। तो आपकी किसको समझ आएगी जो आपके साथ अटैच होगा? सवाल ये है ना, क्योंकि देखे ना ये अटैच पहले सरवाई के साथ हुए फिर आपके साथ हुए, राइट? अब जब मेरी तो ड्यूटी लगाई पेरेंट्स ने, हाँ जी, तो इनके साथ शुरू से ही थी, छोटा इनके साथ ही आना था, जब थोड़ा सा बड़ा हो सरो भाई ने घुमा लिया कि भी इधर आओ भाई, दबोच लिया, तो वो मेरी ट्रेनिंग का उसकी हिस्सा था। वजह शायद ये है कि ये माशाल्लाह बहुत बाअदब है, बाअदब, बहुत हम्बल, ज़्यादा प्यारी पर्सनालिटी, लेकिन कान सुरीले होना एक इसकी और फ्लॉ इसके है। बगैर यकीन करें कि गुजारा नहीं होता। ये थोड़ा टाइम के लिए भी ऑफ होता है, तो मैं एनी टाइम फ़ोन पे पूछ रही होती हूँ कि किधर हो, कहाँ हो, ये नई चीज़ करनी है, ये इसको प्लान करना है, तो इसके बगैर तो आप सोचें कि गुजारा ही नहीं है। मैं एक बात बताऊं, अल्लाह हमेशा आप दोनों भाई बहन का, आप सब भाई बहनों को इस तरह यूनाइटेड रखे और आपका एक पॉजिटिव इसी किस्म का। और पता है बात ये कि तीनों फेमस हो माशाल्लाह, जिसकी वजह से ज़्यादा एहतियात से चलना पड़ता है।
क्योंकि जब एक ही फील्ड से तीनों कनेक्टेड हो तो कोई एक भी कोई चीज़ करता है तो ऊंच नीच का मामला जो है वो बाकियों को भी इफेक्ट करता है। अच्छा, मैं अम्मी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। आपका अम्मी के साथ कैसा रिलेशनशिप है और आपका अम्मी के साथ कैसा है, क्योंकि आप दोनों के बिल्कुल डिफरेंट किस्म की, आपकी तो अम्मी सहेली हैं। अम्मी को तो बस जितना सलूट किया जाए ना उतना ही कम है। आज अम्मी अब्बू की वजह से कि उन्होंने ज़माने की तलखियों को और सख्तियों को एक तरफ रख के मुझे इस काबिल किया, उस पर तो मैं इनका जितना शुक्र अदा करूँ, इनको जितना थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है। और अम्मी ने कभी भी, मैं समझती हूँ, कोई तूफ़ान, बारिश, आंधी, कोई चीज़ नहीं देखी उन्होंने। जाना है तो फिर जाना है, और कमिटमेंट की है अगर आपने किसी के साथ तो वो बेटा आपने पूरी करनी है। और बहुत ही मासूम, बहुत सादी सी खातून अम्मी है मेरी। और उनकी मासूमियत, सादगी और उनकी दुआओं के ही बेस पे आप लोग इस स्टेज पे पहुँचे हैं। एंड व्यूअर्स बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये, और अभी कम कह रही हैं। इतनी प्यारी, मतलब इसको मैं हमेशा सेकंड मिलती हूँ इस लड़की को जी, क्योंकि ये मेरे से छोटी है, लेकिन अम्मी को पहले जाके मिलना है, चाहे कुछ भी हो रहा, आसमान टूट गया, मसला हुआ है, आज भी कुछ आपको पता है, साथ साथ घर के मिसाइल भी चल रहे होते हैं शो के, स्यापा चल रहा, वो करके मैंने अम्मी को इशारा किया हेलो का, फिर मैं भाग के अंदर, मैंने कहा पहले अम्मी को जफ्फी मार लूँ, मेरी साह में साह आ जाए, और फिर मैं ज़रा बाकी सबसे मिलूँ। तो अल्लाह ताला हम सब के सरों पे हमारी माओं को सलामत रखे, और अम्मी को अल्लाह ताला हिम्मत दे कि इसी तरह आप लोगों को लेके चले। आपका मामा के साथ ताल्लुक कैसा है? मेरा इसका तो कुछ ना पूछें। आप मेरे ख्याल में ऑफ कैमरा ना उनसे खुद पूछ लीजिएगा, वो आपको खुद ही बता इनकी इतनी नोक झोंक चलती है, इतना ज्यादा तंग मुझे करता है इतना ये। क्यूट लगता है दोनों का रिलेशनशिप, इतना, क्योंकि मेरा और हमजा का यही स्यापा चलता रहता है, अच्छा। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ये आप लोगों के घर का हमजा है और मैं और हमजा वहाँ पे घर पे लगे कई हैं। बार तो ये होता है कि अम्मी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ अब जाना ही नहीं है, हाँ, ये तो अगले घंटे बाद फिर हम इकट्ठे होते हैं। पॉसिबल है कि माँ अपने बच्चे से किसी भी तरह से सेपरेट हो? कई दफा ऐसे भी हुआ रात को कि भी आज के बाद तुमने मुझे अम्मी नहीं कहना, मैंने कहा आपने मुझे बेटा नहीं कहना। अच्छा, हो गया ये। सुबह रोटी भी पकाई होती है इन्होंने मेरे वास्ते। मैं सदके जाऊं, मैं वारी जाऊं, बट एक बात कहूं, आप और हमजा अकेले में कुछ वक्त गुजारें, अपने दिल की भड़ासे निकालें, और फिर तुम मेरे घर आ जाओ और हमजा को यहाँ भेज देते हैं, सारे सेट हो जाएंगे। एनीवे, ब्लेस यू गाइस। अब हम क्या सुनने जा रहे हैं शो को क्लोज करते हुए? अभी जी एक बहुत ही अपकमिंग हमारा प्रोजेक्ट है मेरा और हसन का, और इंशाल्लाह ताला जी आपको बड़ा पसंद आएगा, और मैं आपके शो में इसको फर्स्ट टाइम जो है वो गा रही हूँ। ये है अल्लाह हूँ कहना हरदम। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा और तमाम दिखने वाले नाज़रीन को भी। आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरे कान सुरीले ना भी होते तो मुझे फिर भी पसंद आना था, लेकिन वो है ना सुरीले साहब आपके साथ नोक जोक करने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, स्पेशली यू। थैंक यू। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। यू आर अ ब्रिलियंट यंग मैन, और अभी आपने मज़ीद बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। आमीन। ओवर टू यू गाइस। और मेरे प्यारे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली जग्गू दादा का। रब्बा सोहणिया मुश्किलां हल कर दे, रहमत कुल जहाना दा वास्ता ही। अल्लाह